अस्सलाम फैसल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं यार, इट्स बिन लॉन्ग ड्यू। और Long लॉन्ग ड्यू इसलिए क्योंकि इस एपिसोड का मुझे इंतज़ार इसलिए था कि फैसल भाई वो आदमी है जिनकी स्टोरी सुन के ना मेरा दिल चाहता है पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊँ और बस ये बोलते रहें। सही है। हाँ। तो ये पॉडकास्ट भी बेसिकली मैं बड़ा इसको आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ना मज़ा आता है कि यार मेरा भी पॉपकॉर्न अगर है तो ले आना भाई। सही है। तो मैं अब बैठूंगा और सुनूंगा वो सारी स्टोरीज। मैं चाहूँगा कुछ स्टोरीज रिकाउंट भी की जाएं जो हमने बैक ऑफ द कैमरा की हैं काफ़ी ज़माने में। अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव ये है कि जर्नलिज्म से लेके लाइफ की ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस तक, जिसमें आपकी पेरेंटिंग भी आती है, जिसमें आपके सोशल इश्यूज भी आते हैं, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स भी आते हैं, पॉलिटिक्स भी आती है, एथिक्स भी आते हैं, तुम्हारा सबसे एक्सपीरियंस रहा है और सबकी कोई ना कोई स्टोरी तुम्हारे पास है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे 1.5 से 2 घंटे या 1 से 1.5 घंटे जितना भी टाइम तुम्हारे पास है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने और तुम्हारी स्टोरीज सुने। स्टार्टिंग विद योर बैकग्राउंड, के प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तुम्हारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? हाउ डिड यू एंड अप विद दिस जर्नलिज्म? वाज इट इंटेंशनली एक्सीडेंटल? ओके। एक्सीडेंटल, नॉट एक्सीडेंटल, लेकिन जिस तरह हमारे माशरे के मिडिल क्लास बच्चे एंड अप कर रहे होते हैं, दैट्स अ मिक्स ऑफ एक्सीडेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो मैंने स्टार्ट करता हूँ। आ खान से मेरी स्कूलिंग है एंड आई वेंट टू हमदर्द फॉर इंटरमीडिएट। अच्छा, और उसके बाद कहानी शुरू होती है असल। जब आपने कॉलेज कर लिया तो पता नहीं कितने करोड़ों मिडिल क्लासियों की तरह आई वॉज ऑल्सो इन द डिलेमा कि डॉक्टर या इंजीनियर, इंजीनियर या डॉक्टर। अच्छा, पता है क्या, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये समझानी मुश्किल होती है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। अव्वल तो मैं खुद भी अनक्लियर होता हूँ बहुत दफ़ा। मैं तो हूँ अब ना, मैं इज ऑल दोज बच्चे। शायद आज वाली जनरेशन ना हो इतनी अनक्लियर जितने हम लोग थे, और ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, वेल ओके। सो पहली चीज़ ये समझाना मुश्किल होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो हमें ये कहते थे कि अबे ये क्या चीज़ है, ये क्या कह दिया तुमने कुछ करना चाहता हूँ। वो जो दुनिया चल रही है उस हिसाब से चलो। दूसरी चीज़, अपने आप को ये समझाना मुश्किल होता है कि मैं जो देख रहा हूँ ख्वाब, क्या वो अचीवेबल है। ठीक है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। अरे भाई, तू नहीं गा सकता लेकिन तूने सिंगर बनना है, तो ये चीज़ है। तो ये दो चीज़ें ना, ये बड़ा मिक्स बैग हुई मेरे साथ भी। ठीक है, बस एक ये चीज़ थी कि इतना पढ़ लो तो कामयाब, उससे आगे 2 साल और पढ़ लो तो मज़ीद कामयाब, उससे आगे मज़ीद 4-5 साल और पढ़ लो तो शादी, एंड दैट्स इट। तो एक सेट पैटर्न ज़िंदगी का जो चला आ रहा है। हमारे बिहारियों में तो इट्स लाइक हम बाबू लोग हैं, तो बाबू वाइट कॉलर जॉब ही करेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर कलेक्टर बनेगा। ठीक है, कलेक्टर एज एन अफसरी करेगा। अभी नहीं है एक बंदे का दिमाग उधर, तो फिर नहीं हो पा रहा ना। तो आप मारे बांधे रट्टा आप टू एन सर्टेन एक्सटेंट लगा सकते हो, चला सकते हो। तो वही हुआ। सो आई वाज इन प्री मेड इन सेकेंड ईयर। और तीसरी चीज़ जो बहुत मुश्किल थी समझाना, वो ये थी कि जो तालीमी निज़ाम है, ये तालीमी निज़ाम बहुत फ्लॉड है, और एग्जामिनेशन सिस्टम तो उससे भी ज़्यादा फ्लॉड है। कैप सिस्टम है अभी भी, वो जो इंटरमीडिएट में होता था, जिसमें वो आते थे और आपकी इतनी परसेंटेज है तो इस कॉलेज में लाइक करेंगे। वो अभी भी है ना, पता नहीं क्या है कि नहीं है। तो उस परसेंटेज, जब मैट्रिक में 79 आई परसेंटेज, और मुझे आज भी अच्छी तरह ऐसा था कि जस्ट 1 मार्क के कम होने की वजह से A1 ग्रेड नहीं बन रहा था। तो आदम जी में नहीं हो रहा था। ठीक है, जब आदम जी में नहीं हो रहा था तो टू माई फैमिली इट वॉज अ डिस्ग्रेस कि जी ये क्या है, आदम जी में नहीं हो रहा तो आप टॉप मोस्ट पे नहीं जा सकते, तो फिर आप गवर्नमेंट में ना जाएं। मेरिट के हिसाब से डीजे बन रहा था, बिल्कुल। अच्छा, उस पर फिर एक ये ऑब्जर्वेशन थी। मैं अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पेरेंट यार, हाँ, they were doing their best as per their information। मुझे याद दिलाइएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट। लेकिन मुझे ये कहा गया कि यार अगर आप आदम जी नहीं जाते, किसी और कॉलेज में जाते, तो वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स, और हम नहीं चाहते कि आप पॉलिटिक्स में पड़ जाएं। अच्छा, मैं खुद आदम जी से हूँ, मुझे पता कितनी पॉलिटिक्स थी। एग्जैक्टली पहले दिन ही हम लोग बैकफुट पे चले गए। ठीक है। तो हालांकि माई फादर ही वॉज हिमसेल्फ इन PSF,
ये आज वाली नहीं, ये उस वक्त वाली उस जब वक्त ईस्ट वाली। पाकिस्तान से आए थे, बिल्कुल। भुट्टो वाली पीएसएफ, उस वक्त तो पीएसएफ थी, सही बात। ठीक है ना। अच्छा, तो जी क्या कि जी प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं। प्राइवेट कॉलेज अगेन एक और सिस्टम आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेज अगर टॉप नॉच है तो आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी, और अगर नहीं है तो नहीं आएगी। ये समझाना इतना अजाब है, उस वक्त इतना अजाब था कि पेपर चेकिंग में क्या क्या मामलात होते हैं। देन लेटर ऑन जब न्यूज़ में फील्ड में आया और जब इन्वेस्टिगेशन एंड सारी चीज़ें की रोज़ाना की बुनियाद पे, और अभी रिसेंटली पिछले साल जो कराची में रिजल्ट के साथ हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है ना, वो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये बड़े पैमाने पे लूटिंग हुई है, उस वक्त छोटे पैमाने पे लुटेराबाजी हो रही होती थी। हद ये कि मेरे फर्स्ट ईयर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मेरे इंग्लिश में 80 मार्क्स थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, मुझे नहीं आती थी समझ फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे जिसमें इंग्लिश और उर्दू होती थी। और सेकेंड ईयर में मेरे अंग्रेजी में 40 मार्क्स थे, एंड माई फैमिलीज वाज येलिंग ऑन मी कि कैसे हो गया ये वो ऑल दैट। कुछ तिगड़म लगा के कोशिश की पता करवाने की क्या हुआ है, तो जनाब पता चला कि वो जो सपली थी उसका धागा खुला हुआ था और उसमें से निकल गई, सपली निकली हुई थी और वो कहीं और लगी हुई थी, और भाई किसी और के मार्क्स आए हुए होंगे। सेम मेरा एक कज़न था और उसने मेरे साथ ही हमने एक मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया था प्राइवेट, जो कि बहुत दूर है हब के पास। और आप यकीन करें कि उसके रोल नंबर पे किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ था जब फाइनल रिजल्ट आया है, और वो पास थी और उसका उसमें एडमिशन हुआ था, और उस लड़के का आज ही इज मे बी ही इज सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल समवेयर। ये हालात हैं, ठीक है। तो ये समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये होता रहा। फिर उसके बाद जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, द सेम कज़न ऑफ माइन, हम लोग बैठे थे, रमज़ान का महीना था, आई रिमेंबर, हम मिले एक जगह, ने कहा क्या करें यार, नाव में भी नहीं हुआ, एसएमसी में भी नहीं हुआ, डीएमसी में भी कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हो रहा, क्या करें। उसने कहा अखबार में इश्तहार आया है, फौज में अप्लाई करते हैं, रन ऑफ द मिल कर लेते हैं। अगेन वही बात, वो जो कहते हैं ना बच्चे बचपन से मैं तो पायलट बनूंगा, उस बच्चे को नहीं पता यार, वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है, उसको जाता हुआ जहाज फैसिनेट कर रहा है, ठीक है। देखा यार चलो ठीक है करते हैं, अप्लाई किया और हो गया 115 PMA लॉन्ग कोर्स में। ओके। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि यार ये कैसे हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया काम, ख़ानदान का पहला फौजी जो है। फैमिली में भी सब खुश हुए होंगे, हाँ फैमिली में सब सारे गुनाह धुल गए होंगे। हाँ वो कुछ लोग खुश नहीं थे जिनको कुछ रिजर्वेशंस थे। पहली मर्तबा जब मैंने अपीयर किया था ना मैंने, तो नहीं हो पाया था। तो वो इसलिए मुझे कहा कि देखा हमने कहा था, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। बात हमने कहा था ना तुम उर्दू स्पीकिंग हो माजिरो नहीं, माजिरों का नहीं होता फौज में। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जिसको एक तो रेकमेंड और एक नॉट रेकमेंड होता है एसएसबी में, मेरा नॉट रेकमेंड नहीं हुआ था, मेरा डेफर हुआ था। डेफर होता यह है कि एक सेशन में, यानी कि 2 सेशंस होते हैं विंटर समर्स के पीएमए में इंडक्शन के, तो 400 कैडेट्स हर उसमें जाते हैं। तो मेरा क्लियर था एसएसबी, बट मेरा जो मेरिट बन रहा था वो 400 से ऊपर बन रहा था। तो मेरे पास लेटर आया कि जी हम आपको डेफर कर रहे हैं, दिस एंड ऑल दैट। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगले कोर्स में 116 PMA लॉन्ग कोर्स में मुझे इनिशियल्स नहीं देने पड़े। ओके, ठीक है ना। मैंने फिर आईएसएसबी दी, और फिर उस आईएसएसबी में एक इस्तेलाह होती है चार्ली 43, वो मैंने मारा, दैट इज़ अमंग द टॉप कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। 116 PMA लॉन्ग कोर्स में हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। अगेन एवरीवन वाज हैप्पी, सब बहुत खुश हुए। मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि यार ये महाजिर पंजाबी फला ढिमका ये रखता हूँ मैं एक तरफ, मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेहनत करना मेरा काम है, होना आवाना ना होना वो फिर ऊपर वाले की मर्जी है ना। तो मेहनत की, बहुत कागज़ काले किए, बहुत मेहनत की, और आईएसएसबी क्लियर हो गया। ठीक है, सब हो गया, फाइनल मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। फाइनल मेडिकल का आखिरी दिन, अब फैसल साहब की तैयारियां पूरी हैं, पेटी वेटी बांध ली है, नाम वाम लिख लिया है। होता यह है कि एक पेटी मिलती है, सिल्वर कलर का जो ट्रंक होता है ना, सामान सारा उसमें लिखते हैं, रखते हैं आप, और फिर उसके ऊपर आपका नंबर, नाम, वो सारा होता है। फाइनल मेडिकल के आखिरी दिन में हो गया अनफिट।
ओके। ठीक है यार, वो जो बिजली बन के गिरी है थी ना मेरे ऊपर, अब अनफिट क्यों क्या कैसा, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। वो बैकबोन का कुछ इशू था, वो नहीं गया मैं, वापस आ गया। एंड दैट केस देन वॉज रेफर टू MH पिंडी। 1 साल तक वो केस चलता रहा और फाइनली फिर यही हुआ जो बंदे की समझ में आती है, वो ये कि एक तेरी चाहत है और एक अल्लाह की चाहत है। तो जिधर लिखी थी वहाँ जुधर की रोटी खानी है, उसके आगे ना ज़्यादा ना कम। तो एक और चीज़ हुई कि मैं नहीं जा सका। आई केम बैक, आई वॉज ब्लैंक, एब्सोल्यूट ब्लैंक। माई फादर वॉज ऑफ ओपिनियन के लेट्स गो एंड अर्न मनी एंड लेट्स डू CA। आई हेटेड फिगर्स, स्टैट्स। ठीक है, अगेन मार मूर रट्टा, मॉड्यूल C तक चला गया, लेकिन उसके अच्छा, बाद वो भी C मॉड्यूल किया? C, यस, ओके। मॉड्यूल C, मॉड्यूल A भी अच्छा, मुझे ही नहीं पता। निकाल बहुत मैं struggle है कह रहा हूँ ना, भाई। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, उसके साथ साथ फिर कॉमर्स ग्रेजुएशन चलती रही। मैंने कितने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है कॉमर्स ग्रेजुएशन, BCom। ठीक है, वो चलती रही। तो नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास है तो आप कितनी फूंक देंगे पैसे। एट द एंड ऑफ द डे वन डे आई सैट, उन्होंने कहा यार मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर KU में एडमिशन्स आए और KU में एडमिशन आया। फाइनली मैंने लिटरेचर में एडमिशन ले लिया। लिटरेचर में एडमिशन लिया, फिर इधर रगड़ते रहे इधर उधर। वो रीज़न जो मुझे कॉलेज में दिया गया था कि यार आपने गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स होती है, वो आके जामिया कराची में दम तोड़ गया। जब आपको जामिया कराची में एडमिशन लेना पड़ा, हो गया सारा ठीक है। मीनवाइल ये हुआ कि हाउ डिड आई एंड अप हेयर, वो उसका जवाब ये है कि मैं आखिरी साल था और उसमें कुछ चैनल्स वाले अपनी जॉब फेयर क्या होती है उसके लिए आए हुए थे। ARY नीडेड सम डिबेटर्स। ओके, नाउ देयर इज, ये एक और परत है ज़िंदगी की। तो आई हैव बीन अ पब्लिक स्पीकर सिंस माय स्कूल। ओके। एक चीज़ जो मुझे सीधी रखी इन सारी चीज़ों में, इन सारे डिबेकल्स डिलेमास में, दैट वाज माय पब्लिक स्पीकिंग। और मैं तकरीरें करता था, फिर उसके बाद ख़ुद लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अदब, शायरी, फ़लसफ़ा, सारी चीज़ें। और करते कराते उस एक आर्ट की वजह से आई वॉज पिक्ड अप फ्रॉम ARY फॉर देयर इंटर्न प्रोग्राम, इंटर्नी एंकर्स। 3 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई। आई विल प्रोवाइड यू विद द पिक्चर। मेरी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने की। अनवर मकसूद, ओके, मोइन अख्तर साहब, अच्छा, ठीक है, लेजेंड्स के साथ। आई हैड, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पे वो शो कर रहे थे अपना लूज टॉक, तो उनसे सीखने का मौका मिला। दैट वाज आउटस्टैंडिंग। फिर फरहाना ओवैस, मारूफ ब्रॉडकास्टर, एंड मुनीबा गुल सीनियर प्रोड्यूसर, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की। सो होते हवाते एंड देन दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप हेयर। लेकिन अभी लंबी कहानी है। एंड अप होने के बाद लोग समझते हैं कि उस्ताद डबले, तीसरे में गुम, चौथे में पता नहीं दुम, पता नहीं क्या है। तो पोयो ऑयल नहीं लगता भाई ज़िंदगी में आपके, अभी भी आप रगड़ा खा रहे होते। तो रगड़ा असल स्टार्ट हुआ व्हेन आई एंडेड अप इन ARY। अच्छा, तो उसके बाद से देखो, ये जो फील्ड है ना, बहुत से लोग अभी भी इसको एस्पायर कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है। अब मुझे नहीं पता कि आहिस्ता आहिस्ता जितना मैं अपनी जनरेशन में देख रहा हूँ, ज़ाहिर है हम लोगों में ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, अभी लेट 30s में ही हम दोनों। ये सारी स्ट्रगल शायद हम रिलेट करें, लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि यार मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा डार्क में होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने कहा ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को हम दोनों म्यूचुअली जानते हैं जो 22-23 साल की उम्र के हैं। मसला सारा है कि 22-23 साल की उम्र में तुम और मैं सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर या लॉ मुश्किल से होता था। ये 2-3 चीज़ें ही थी। लॉ तो कभी जहन में आया भी नहीं था यार। हाँ, लॉ और CA, 3-4 कर लो। उस ज़माने में 2004 की 5 की बात हो रही है, सही है। उसमें तो जावा और एकल भी आया। हाँ, जावा और एकल भी आया, बिल्कुल। लग जाओ सारे 20 साल पहले 2 डेकेड्स बैक ये हाल था। 2 डेकेड्स आप अगर आगे आएँ, आ जाएँ, तो मेरा 13 साल का बेटा भी अभी से सोच रहा है पता नहीं क्या कुछ करना चाहिए उसे, सही है। 22 साल का लड़का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तो इतनी चीज़ें हैं कि आपकी सोच से, और आप तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ डेवलप कर लो कि यार ये बंदा कर रहा है, और करना सब कुछ है। हाँ, और करना सब कुछ है।
तो ये मसाइल जो तुमने बेसिकली कहा कि इतनी सारी स्ट्रगल के बाद ज़ाहिर है CA फिर फौज में जाना, ये सब कुछ करना, और अभी भी स्ट्रगल है, क्योंकि भाई मुझे तो ये लगता है, सिंपल सी बात है, हाँ मुझे तो ये लगता है कि मेरी भी स्ट्रगल, तुम्हारी भी स्ट्रगल मैं देख रहा हूँ, तो हमें ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा जब स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी एंड लाइफ विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को समझाना कि भाई इट विल ऑलवेज बी द सेम। इट्स जस्ट लाइक द फिटनेस थिंग, ठीक है। हम ये समझते हैं कि 2 महीने 3 महीने निपटा के और हम हमेशा के लिए हो जाएंगे, नहीं, वो बस मेरा फड्डा वही है अगेन। अच्छा, अब मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि नॉट टू ब्लेम द पेरेंट्स। हाथ भाई, जो हमारे वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं, और ये वो वाली नस्ल है जो हिजरत देख कर आई है या जिसने उसके मसाइब और आलाम बर्दाश्त किए हैं। बिल्कुल, ठीक है। हम बीइंग औलाद बड़े आसानी से कह देते हैं कि अबे यार बड़ा जनरेशन गैप है आप में और हम में, है जी। आपको क्या पता स्कूल में हमसे क्यों मंगवाया है ये, कॉलेज में हमारे साथ क्या हो रहा है, डोंट। उसकी वजह ये है कि जो हिजरत हुई ना वो, और एक बार नहीं हुई है, 3 से 4 मरतबा हुई है, पार्ट्स में हुई है, ठीक है। तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते यार, वो बेचारे बेसरो सामानी के आलम में, दादा दादी बेसरो सामानी के आलम में आए, उन्होंने अपने बच्चों को क्या दिया वल्लाह आलम। फिर वो जो हमारे वालिदैन हैं उन्होंने अपने ख्वाब हमारे अंदर जिए हैं। तो आप जो उनमें अच्छे पढ़े लिखे थे वो उन्होंने उस तरीके से गाइड किया, जो उनमें कम पढ़े लिखे थे उनका सिर्फ एक ये माइंडसेट था कि यार ये बस बच्चे किसी तरह पार लग जाएं। सही बात है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ तो हटा दी, ये तो हटा दीजिए वहाँ से कि जी उनको कोई ब्लेम करे। नाउ कमिंग टू ए क्वेश्चन, नहीं भाई, देयर इज़ नो हैप्पीली आफ्टर, नो, बिकॉज हम कोई फिल्म तो देख नहीं रहे हैं जो 3 घंटे की ख़त्म हो जाए। देयर इज़, फॉर मी देयर इज़ अ हैप्पी आफ्टर एवरी डे एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ सॉरो भी एवरी डे। रोज़ाना कोई नई डेवलपमेंट हो रही होती है आपकी ज़िंदगी में, रोज़ाना आप सीख रहे हैं, रोज़ाना किसी चीज़ से हार रहे हैं। फॉर अ 9 to 5 वाला आदमी वो रोज़ाना गाली खा के आ रहा है और वो गाड़ी में या बाइक पे सोचता आ रहा है कि कल तो मैंने जाके बॉस की ना ईंट से ईंट बजा देनी है। फिर वो घर आता है तो उसको कुछ अच्छा लगता है, उसने बेगम ने अच्छा खाना बनाया है, सो उसके लिए वो दिन हैप्पीली आफ्टर हो गया। बट ऑन द होल, ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरे के लिए भाईजान, ठीक है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, कोई हैप्पीली आफ्टर नहीं है। सो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं, वही एजुकेशन वाली बात, मैं 2 साल मैट्रिक में बेहतरीन मार्क्स लाऊं उसके बाद सब हैप्पीली आफ्टर है, इट की। और अगर हैप्पीली आफ्टर हो गया ना बॉस, तो फिर ज़िंदगी जीने का फ़ायदा क्या है? यू keep on walking, you keep on falling, you keep on learning, you keep on increasing your potential, you keep on going forward। क्योंकि जिस दिन आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, अपने जहन में ये बिठा लिया कि बाबा ये तो हो गया, सब ओके हो गया, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है और मैं अब हर चीज़ में यकता हूँ, आप वहीं रुक जाएंगे। तो ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है जब तक सांस चल रही है। और ख़ास तौर पे तुमने जो बात की ना कि पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत बात इसलिए है क्योंकि इसका जो क्रक्स है ना, वो जाकिर खान ने कहा था एक टॉक में, उसने कहा था कि यार आपका बाप सिर्फ एक चीज़ चाहता है आपसे, कि भाई ये कमाने लग जाए और ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बस इसके अलावा किसी भी पेरेंट का ना और कोई दूसरा एजेंडा होता ही नहीं है। मेरा भी यही है, मतलब मैं बीइंग अ पेरेंट अगर आज मैं फ़िक्रमंद होता हूँ तो ये होता हूँ कि भाई इस दौर के लिहाज से बेटा तू पढ़ जा, कुछ कर जा, क्योंकि आजकल तो मुझे ये भी टेंशन है कि बच्चा ये बोलता है कि यार स्कूल ड्रॉप आउट्स बड़े कूल हैं, हाँ सही है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, और उसने कॉलेज नहीं किया, इसने स्कूल नहीं किया। तो मैं बेसिकली रोज़ की बेसिस पे उसको, जैसे डगी भाई का केस हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कुछ ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो इनकी एग्जांपल्स दिखा के ना मैं बोलता हूँ, क्योंकि डगी भाई ने एक जगह ये भी कहा था कि यार मैं, सही है मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतना ये वो सब वो कुछ एक आज़ाद चाय वाला साहब भी हाँ, हैं। आज़ाद चाय वाला साहब भी, उन्होंने वो तो खुद भी पढ़े लिखे हैं थोड़े, लेकिन एक बार मेरे मॉर्निंग शो पे बैठ के उन्होंने ये फरमाया कि क्या करेंगे आप डिग्री का उठा के फेंक देना। आई वाज लाइक ठीक है, मैं ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो नहीं कर सका, बट एक टीचर की बात मुझे यहाँ चिपक गई है, यू डोंट स्टडी टू अर्न। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ये इम्पोर्टेंट डिग्री को अर्निंग से जोड़ दिया है। आज आप निकलें, एक डीएमसी का बच्चा निकालें, उसका हाथ पकड़ें और बोले बेटा बता तेरी हाउस जॉब पे तुझे कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा होगा? बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है ना। मैं खुश कर देता हूँ आप लोगों को, डॉक्टर्स को, सारे हाउस जॉब पे आपको मिल रहा है 40,000 रुपये पर मंथ।
आप जाएं और एक सोनार की दुकान पे वहाँ जो छोटा बैठा है ना उसके जाके हाथ पकड़ा दें और पूछे बेटा तेरे महीने की कितनी कमाई है, मैं आई रेस्ट माई केस। और ये भी है कि वो जो बेसिकली सुनार के पास बच्चा बैठा होगा कहीं ना कहीं, देखें होता ही है कि मैंने 10 जगह बोला है कि एक स्किलफुल बच्चा और एक पढ़ा लिखा स्किलफुल बच्चा, दोनों में अगर आपको चूज़ करना हो क्या आप करेंगे? पढ़ा लिखा स्किलफुल चूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी स्किल को चार चांद लगाने के लिए एजुकेशन काफ़ी होती है, सही है। और उसके अलावा जो पीपल मैनेजमेंट है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से गुजरते हैं तो पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स और आजकल के बच्चों का मसला सारा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो इसलिए गुजर रहे हैं इन माई ओपिनियन कि वो साइलोज में बंद हैं जी, मतलब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू नेटवर्क विद पीपल। तो बिजनेस में तो ये सीखा जाता है और यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सीखा जाता है, फिर लोगों से बात किस तरह करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। मैंने खुद देखा है यार, मतलब KU और IBA, सही है आदम जी, KU और IBA ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। चलो KU और आदम जी और KU तो आप फिर भी इक्वेट कर सकते हैं, IBA तो क्लास अपार्ट था। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ से निकल के मुझ समय जो IBA गए तो 2 साल में जब वो निकले बाहर तो वो कुछ और लोग थे जी, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता कि है आप किसके साथ पढ़ो। फिर एलमनाई बहुत मैटर करता है, एलमनाई की सपोर्ट मिलती है खास तौर पे आपको शुरू में। जैसे शुरू में मुझे ये होता था कि यार IBA लम्स को प्रेफर किया जाता है, देयर इज सम रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। एक BCom भी आपसे कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है, एक इकरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है जो कि मैं नहीं मानता। आइंदा अगर कोई आपको ये कहे ना कि यार डिग्री में क्या रखा है, फ्रीलांस करते हैं, उसको ये बता दीजिएगा आपका पाकिस्तान ना, इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो सारे HSonians चला रहे हैं। HSN के सारे पढ़े लिखे आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी पॉलिटिक्स और एलमनाई के सारा जोर है, सब आ गया, बात खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताओ कि जर्नलिज्म में पब्लिक स्पीकिंग रहे, जर्नलिज्म में आए, एक चीज़ जो तुम्हारा फोर्टे है ना, जो मैंने नोट किया है जब भी मैंने तुमसे बात की है, एंड आई कीप लिसनिंग टू यू, इज़ योर स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो है ना, अभी तुम सोशल मीडिया पे इतने ऑन नहीं हो जितने ट्रेडिशनल मीडिया पे हो, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो लोग इस स्किल को बहुत ज़्यादा समझ लो कि अब ना सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पूरी पूरी साइंस आ रही है स्टोरी टेलिंग पे, हुक्स कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। यू आर एक्चुअली बॉर्न विद इट। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि यार तेरे लिए मसला नहीं है। तो हाउ टू डेवलप दिस, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, या कौन सी ऐसी स्टोरीज रही है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव कैसे, फॉर एग्जांपल 2-3 ऐसी स्टोरीज जो तुम्हारी ज़िंदगी बदली हुई और तुमने कहा कि यार पहले मैं ये सोचता था, ना आई डोंट थिंक एनी मोर लाइक दिस। तो इस तरह की चीज़ें किस तरह चेंज होती हैं? ओके फाद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम काम कर रहे हैं अभी, ये कोई जादू उतर के अभी आया है मार्स से और उसने बताया कि ये करो, ये कोई नई टेक्निक है? नहीं। जब हम बात करते हैं क्रिएटर हूँ मैं, इन्फ्लुएंजा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं आप? ओ भाई ये सदियों से काम होता आ रहा है यार, ठीक है। चले ज़्यादा दूर नहीं जाते, अखबारात की शय सुर्खी क्या करती है, क्या करती थी, ग्रैब करती है, हुक होता है ना यार, तो बस ख़त्म हो गई बात। नाउ कमिंग टू दिस के जी स्टोरी टेलिंग क्या और कैसे, एंड दिस एंड ऑल दैट, इट कैन बी वेरी, सम बात करने को बहुत आसान भी हो सकती है और बहुत अफलातूनी भी हो सकती है, तो चलिए आसान ही कर देते हैं, ठीक है। जब मैंने आगाज़ किया, शुरू तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट माई न्यूज़ एंकरिंग थिंग एंड ऑल दैट ना, बट फिर जब मैं कुछ मिनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने लगा, कुछ न्यूज़ पैकेजेस बनाने लगा, तो मुझे कुछ सीनियर्स ने ये सिखाया कि यार ये आपको ग्रैब कैसे करनी है चीज़, और उससे बढ़ के आप स्टोरी टेल किस चीज़ की करेंगे भाईजान? कहानी की। तो स्टोरी टेलिंग से पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कि अच्छा हम ये समझते हैं कि जी हम इतना बड़ा सेटअप ले लें, ऐसी की तैसी कर दें और दिस एंड ऑल दैट, लेकिन वो कहानी पता नहीं कहाँ किसी कोने खदरे में भी छुपी हुई है। मैं अभी आपको एक कहानी बताता हूँ, अभी बैठे बैठे यहाँ पे जो मैंने डिस्कस की, तो फिर उसको BBC ने भी कर लिया और अब दूसरे लोग भी कर रहे हैं। मैं एक दिन यहाँ गाड़ी से जा रहा था मिलेनियम से, मैंने गाड़ी रोकी तो बच्चा आया, और बच्चा जब वो यूं 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 कर रहा है, जो गोल्डन पेंट पे रोबोट बच्चे बने हुए हैं आज, ठीक है ना। मैंने उसका हाथ देखा तो उसका यहाँ जख्म था, यहाँ जख्म था। फिर मैंने उसको आई डिस्करेज
दिस कि आप पैसे दें, नहीं होना चाहिए ये, बच्चों को तो अल्लाह उन पर रहम करे। लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अनदर ऑब्जर्वेशन उसको पैसे दिए ना, तो उसने अपनी हैट उतारी। जब उसने अपनी हैट उतारी ना, तो उसके बाल भी सारे पेंटेड थे। ये है मेरी, ये उस वक्त की थी मेरी कहानी। 10 रुपए की खातिर 10 लाख रुपए का कैंसर करवा रहा है वो बच्चा, क्योंकि रोज़ाना वो पेंट करता है। ठीक है, वो स्प्रे पेंट उसकी सांस में भी जाता होगा, वो स्प्रे पेंट उसकी आँख में भी जाता होगा, क्योंकि वो चश्मे को ऊपर किया हुआ, यहाँ आँख उसकी पूरी वो होती है। तो ये मिल गई कहानी। इस तरह की कहानियाँ लातादाद पड़ी हुई हैं। ये ग्रैंड ऑपरेशन क्या कर रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन ये क्या कर रहा है, इसकी अब ये इसकी कहानी के किरदार हैं वो सारे हीरोइनची और चरसी जो कि सड़क पे हैं। ठीक है, कहानियाँ हमारे पास यहाँ वहाँ हर जगह बिखरी हुई हैं। सो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने न्यूज़ पैकेजेस एंकरिंग से जब मैं होस्टिंग की तरफ आया, तो आई वॉज मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार अब मैं आउटडोर्स जाऊँगा, मैं इंटीरियर में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ भी कहानियाँ मिल रही हैं, अच्छी खासी मिल रही हैं। लेकिन बेसिकली मेरे शहर में बहुत सारी कहानियाँ सुनाने के लिए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कराची की पुरानी इमारतें, हर इमारत अपने अंदर एक कहानी है। लेकिन उस इमारत में एक बड़ी ही खस्ता हाल इमारत मुझे नज़र आई, और उस इमारत के बोर्ड पे अस्मा ब्यूटी पार्लर का वो लगा हुआ था। उसके माथे पे, इस इमारत के माथे पे बोर्ड लगा हुआ था अस्मा ब्यूटी पार्लर का। मैंने इंक्वायर्ड मोर। ये इमारत है ये जो हलवा पूरी वाला है पाकिस्तान चौक पे, सबसे पुराना हलवा पूरी वाला, उसके बिल्कुल बराबर में वो इमारत है। दैट येलो थिंग, येलो ब्रिक का काम और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपको पता है कि वो जो अंदर खस्ता हाल और खटारा इमारत हो चुकी है, वो कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ज़माने तालिब इल्मी का कमरा होता था। ओके, सोचें, वो इमारत अपने अंदर पूरी एक कहानी है। ठीक है, उसका नाम बहुत लंबा सा है, आई डोंट नो, लेकिन वो एक हिंदू, प्री पार्टीशन हिंदू की एक थी। मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने देखा, तो एक तो ये कहानी कि अब्दुल कदीर खान उसमें जब वो डीजे में पढ़ते थे तो वो वहाँ रहते थे। वो कमरा खुलवाया, उस कमरे में आज तक लॉर्ड गणेश और राम और इनके ना सबकी कुछ कुछ फ्रेस्कोज और हाथ से बनी हुई ना कंदाकारी कुछ उखाड़ के ले गए और कुछ अभी भी मौजूद है। सही है। ठीक है, और इस तरह की दसियों इमारतें हैं उस पूरे। तो कहानी बताने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द स्टोरी। और जहाँ तक स्टोरी टेलिंग की बात है ना, आप कहानी उस वक्त बता सकते हैं जब वो कहानी आप अपने ऊपर रख के ज़रा आँख बंद करके उसको थोड़ी देर के लिए जिएं। अब मैंने कोशिश की कि मैं उसको जीऊँ, तो मैं उस कमरे में गया, मैंने वो खिड़की खोली और मैंने बाहर देखा, तो मुझे सामने, अगर वो एनक्रोचमेंट नहीं होती तो मुझे सामने जो है वो डीजे नज़र आ रहा था, और वहीं से कहानी डेवलप होना शुरू हो गई। इमोशंस का भी बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू इन्फ्यूज सम इमोशंस टू इट। जीने का मतलब ये है कि उसको फील करना। एग्जैक्टली। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और देखिए, ये मैंने आपको कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नहीं सुनाई, ये मैंने कहानी उस नॉन लिविंग थिंग की सुनाई है, उस कमरे की, उस इमारत की, जो उस शख्स की वजह से कभी जीती जागती इमारत हुआ करती थी। और ऐसी कई इमारतें पूरे कराची में। ठीक है, फिर एक कहानी बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिली। मैंने उसका आगाज़ ही जो है ना, वो एक कश्ती थी केटी बंदर की साइड पे, और वहाँ उस कश्ती में बैठ के ना मैंने वो गाना गाते हुए शुरू कर दिया। पानियों में चल रही हैं कश्तियाँ भी चल रही हैं, हम किनारे पे हैं आज और हम हैं केटी बंदर में। तो चलिए कहानी सुनते हैं केटी बंदर के दो मछेरों की। कहानी बड़ी ज़बरदस्त है यार। वो दो मछेरे थे और दो कबीले थे बेसिकली, आपस में उनकी जो सालों से लड़ाई चल रही थी, क्योंकि एक का ऊँट जो है वो दूसरे के जाके पौधे खा लेता था, तो दूसरा कबीला वो जाता था और उसके दरख्त काट देता था।
और केटी बंदर वो इलाका है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ समंदर ना वहाँ की मिट्टी खा रहा है ओके आहिस्ता 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 आहिस्ता। देन वन ऑर्गेनाइजेशन केम और उनको समझाया कि ये जो आप काट रहे हैं ये आप अपनी खुद तबाही कर रहे हैं, क्योंकि वो आम दरख्त नहीं था, वो मैंग्रोव्स थे। तो उनको वो बात समझ में आई। तो फिर और अच्छा उनको समझाया ऐसे कि भाई ये मैंग्रोव्स, ये जो आपकी ज़मीन कट रही ना, इसको भी बचाएंगे। मैंग्रोव जो है वो नेचुरल रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट द फ्लड्स एंड सुनामीज एंड ऑल। अब जब वो ये समझे तो अब वो खुद उसको उगाते हैं और उनकी जो औरतें हैं उनको उन्होंने नर्सरीज बना के दी हैं। वो औरतें उन नर्सरीज के पौधों को अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बेचती हैं। वो एक लाइन जो मैंने लिखी थी मुझे याद रह गई। एक औरत थी, उसका नाम था बेबी, तो और उसकी बच्ची ना उसके साथ साथ उस नर्सरी में घूम रही थी। मैंने लाइन लिखी थी कि बेबी अपनी बेबी के साथ इन नन्हे मुन्ने बेबी नुमा पौधों की नशोनुमा कर रही है। तो टू टेल अ स्टोरी यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। आप जिए उस कहानी को, टाइम लें, और जब आप टाइम ले लें और जब ऑब्जर्व कर लें तभी आप इस काबिल होते हैं कि आप उसको अच्छे से कहानी सुना सकें। और ये कहानी सुनाने ख़ास तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बैठते थे बचपन में, ड्रॉनी कहानियाँ होती थी, सही है, और कुछ छोड़ू हमारे दोस्त ऐसे होते थे जिस तरह सुनाते थे उसको। अब तुझे पता है क्या हुआ था? मैं गया और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला ड्रॉप से आवाज़ आई। यही है सर, ऐसे ही है। और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त के साथ साथ आगे बढ़े तो सेल्स की नौकरी में आए तो पता चला कि भाई जो ब्रांड मार्केटिंग, सेल्स, इट्स एवरीथिंग इज स्टोरी टेलिंग। बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करो, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स ऑन स्टोरीज, कि भाई इसके पीछे स्टोरी क्या है। ठीक है, तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया तो पता चला कि यार आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरी अदर पर्सनल ट्रेनर या एवरी अदर फिटनेस गाय, क्योंकि आई हैव एन ओन स्टोरी जिसमें MBA हो गया, आदम जी हो गया, KU भी आता है, मेरी फैमिली भी आती है, पेरेंटिंग भी आती है, सेल्स की नौकरी भी आती है, फड्डे भी आते हैं बहुत सारे। तो लोगों ने जब सुनना शुरू किया तो मैंने ये चीज़ नोट की कि यार कुछ लोग ना मेरे उस कंटेंट से रिलेट कर रहे हैं जो बेसिकली जिसमें मैंने अपने दिल की बात की है। तो वो स्टोरी एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दफ़ा बताया था कि भाई जब मैं एक मल्टीनेशनल में था तो मैं अपनी मेहरान दूसरों की गाड़ियों के बीच में लाके खड़ी करता था। तो मेहरान मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी क्योंकि वो मैंने कैश पे उठाई थी और लोगों ने अपने पैसों से किस्तों पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठाई थी। तुम यकीन करो अगले तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते तक मुझे मैसेजेस भी आए। मैं जिम गया, लोगों ने पकड़ के कहा कि यार क्या स्टोरी थी आपकी। अच्छा, मैं कुछ शर्मिंदा भी हो रहा था उसको सुना के, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको ये लगता है कि यार कोई सामने वाला बोलेगा यार टुच्चा है, लेकिन आप जब उसको चीज़ फील करते हैं ना और उस फीलिंग को बाहर निकालते हैं कि यार देखो मैं कैसा फील करता था। और अगर वो डकी भाई की ही एक वो बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि वो एक दफ़ा iPhone 16 आया था तो वो सबको बता रहे थे कि 16 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक अन्नी मचाई हुई थी। तो मैंने अगले दिन ये वीडियो बनाई कि भाई ये सिर्फ अन्नी मचाना जो होता है ना, बेसिकली आपका फोमो क्रिएट करना होता है। इस फोमो से मैं गुजर चुका हूँ, आप भी गुजरे होगे शायद। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। अब वो सामने रखी तो अगले दिन हर बंदा पकड़ के मुझे बोला यार बहुत खूबसूरत स्टोरी, आई हैव बीन थ्रू सेम थिंग। और मैंने इसी वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो ये फोमो ही बहुत बड़ा मसला है। आपको कोई चीज़ सेल करनी है और आपको उसकी मार्केट क्रिएट करनी है और आपको टैप करना है, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना ही करना है, और लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग दोनों साइडों पे बड़ा काम कर सकती है। एक तो किसी की वैल्यू में ऐड करने के लिए कि भाई ज़िंदगी बेहतर कर ले, और एक किसी की वैल्यू बर्बाद करने के लिए। ये भी मसाइल है। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे हमारा माशरा जो है जिस तरह काम करता है, ऑपरेट करता है, अभी कल परसों ही एक मैंने वो लगाई तो मैंने कहा मैं तुमसे डिस्कस करूँगा ये चीज़ भी। मैंने कहा कि यार शादी की कामयाबी के लिए फ़िज़िकल फ़िट होना ज़रूरी है, कपल का, दोनों का, लेकिन उससे पहले मेंटली और इमोशनली फ़िट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बंदा आया कि अच्छा फात भाई 2 मोटे लोग आपस में रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कहा ही नहीं, उससे पहले के प्रीरेक्विजिट्स मैंने बताए वो है, तो फिजिकली कोई मसला नहीं है। फिर एक बंदा आता है, काफ़ी सारे लोग आए, या फाइनेंसेस एक्चुअली मैटर, फाइनेंस तो सब हो जाता है। अच्छा, मुझे एक ऑब्जर्वेशन आई, मैंने कहा यार इन लोगों ने, इनकी सोच देखो, मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें मुकम्मल होंगी तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे। फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है। बचाओगे कैसे, इन्वेस्ट कैसे करोगे, सब्र कैसे करोगे। दूसरा, मेंटली भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है कि हाँ यार कोई मसला नहीं है, लुट गए, बर्बाद हो गए, दोबारा बना लेंगे और हम थोड़ा रिस्क ले लेंगे। फिर आप फिजिकली भी फिट नहीं है, क्योंकि अगर आपने 40 साल में आप कमा लिया और आप 40 साल में डायबिटीज़ हो गए तो आपके तो अब सारा वही लगेगा। हाँ, लग गए। तो ये तीनों चीज़ें हटा के उन्होंने कहा भाई फाइनेंशियली फिट हो ना तो सब कुछ हो सकता है। तो ये कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है यार फॉर अ सोसाइटी लाइक अस। ठीक है,
हम फाइनेंशियली फिट क्या समझते हैं? पहले तो फाइनेंशियली फिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? मेरे पास डायरेक्ट अंबानी। हाँ नहीं, मेरे पास है जनाब 10 लाख की मेरी नौकरी है, ठीक है, और मैं कराची में वो निकला हूँ। सबसे पहले तो मैं निकला हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ मैं बड़ा फाइनेंशियली फिट हो जाएगा। No, it's not about you being individually financially fit. It's about the other circumstances which always remain constant in Karachi. सबसे पहले तो आपका 5 लाख का मोबाइल ले आया वो, आया उस्ताद, ठीक है, अपने कहा नहीं चलो यार मेरे अभी हैं थोड़े और, ठीक है। उसके बाद आप चलाएंगे गाड़ी, बारिश हो गई, धाड़ा दौड़, बाय द वे अभी मैं चला गया हूँ, धक्का लगाना है आपने, अच्छा चल के, ठीक है ना। तो ठीक है, तो वो गड्ढे में धाड़ धूड़ धीड़ धाड़ सारा, ठीक है। आपकी मेंटेनेंस गई महीने की 50-60 हज़ार रुपये, ठीक है। हम जिस शहर में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी अपनी बरकतों से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है कि आपकी सोच है। बारिश टाइम पे नहीं होती, होती है तो हाँ होती इतनी होती है, जब टाइम पे नहीं होती तो वायरल्स फैलते हैं, ठीक है। और फिर आप जाते हैं सबसे महंगे वाले अस्पताल, क्योंकि छोटे में तो आप जाएंगे नहीं बिकॉज यू आर फाइनेंशियली फिट। अपनी फिटनेस आप वहाँ खर्चा करेंगे, ठीक है। यही चीज़ अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी की कदर होती है, जहाँ के इंसान के टाइम का कदर होती है, जहाँ पे आपके महीने के 5 दिन वो शारा फैसल पे फंसे या फिर यूनिवर्सिटी गली में, रोड नहीं, यूनिवर्सिटी गली में फंसे नहीं गुजरते, ये वहाँ अगर जाके आप 10 के बजाय 2 भी कमाएंगे ना, तो आप फाइनेंशियली इमोशनली स्टेबलाइज रहेंगे। जब आपको पता होगा कि मैं जो ये टैक्स दे रहा हूँ, एंड बीइंग कराचीआइट, मैं जो ये टैक्स दे रहा हूँ बिजली में, मैं जो टैक्स दे रहा हूँ गैस में, मैं जो चॉकलेट ख़रीद रहा हूँ नन्ने की, और नन्ना ज़िद कर रहा है कि मुझे दूसरी भी चॉकलेट चाहिए, उसमें 16 रुपये मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, ये टैक्स मेरे काम आएगा। रिबेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कभी मैंने किसी को रिबेट मिलते देखा है यहाँ पे, लेकिन चले पता नहीं किसी को मिला हो तो नहीं मिला हो, लेकिन उस टैक्स से कोई काम हो रहा हो, मेरी सड़कें बन रही हो, मुझे अस्पताल अच्छा हो रहा हो, तेल लेने गया यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अल्लाह माफ़ करे काबुल जैसे शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन गया, कराची जैसे शहर में सेफ सिटी के नाम पे कैमरे तक हमसे नहीं लगाए जा रहे। इस जैसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ कमा रहे हैं तो भाई आप गधे से ज़्यादा ऊपर नहीं है, जो कि सिर्फ सामान ढो रहा है और उसका काम ये है कि वो ढोता है और शाम में उसको जाके हरी घास मिल जाती है और वो खुश है। हम सब गधे बनाए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास एंटरटेनमेंट, आप कहते हैं जी आप फाइनेंशियली फिट है, तो इस फाइनेंशियली फिट का मैं क्या करूँ? अब मेरी इसमें एंटरटेनमेंट कहाँ है? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे हफ्ते का 1 दिन वो चाहिए जहाँ पे मैं रिलैक्स फील करूँ, ठीक है। मैं निकलूँ गाड़ी लेके, मैं यहाँ पे रश में फंसूँ, मैं मूवी के टाइम पे, मेरा मूवी का टाइम जो है वो 15 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। मेरे पास इस शहर में अपनी फाइनेंशियली फिट होने की जो रिडेम्पशन है वो सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, बस। एक ये एंटरटेनमेंट रह गई है, बस सही कह रहा हूँ, ठीक है। वो टूरिज्म पे जब बात करेंगे तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ ये रह गया है। तो जो आपको ये कह रहे हैं कि बस पैसा कमा लो, उसके बाद वील टर्न अराउंड, और फिर उसके बाद हम बाकी सारे चेक बॉक्सेस पे चेक लगाते रहेंगे, इट इज़ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बेटा पहले पढ़ लो उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेटा 3 महीने सिर्फ एक जिम में लगा लो उसके बाद ज़िंदगी सारी आसान हो जाएगी। नो, इट इज़ एन ऑन गोइंग, ये बिल्कुल ऐसे ही गधा गाड़ी में गाड़ी के पीछे को गधे को लगा देना और कहना है तुम पुश करो, गधा पहले लगाओ वो पुल करेगा। तो ये जब तक आप फाइनेंशियली इमोशनली फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप जितना ही पैसा कमा लो वो काम नहीं आना है। ये साथ साथ चलता है ना यार। हम असल में जो एक इशू मैं पर्सनली भी फील करता हूँ, जो हमारे माशरे का भी फील, यार ये एक बार हो जाए ना इसके बाद देखते हैं। तो हम एज अ नेशन जो है ना कह रहे हैं अच्छा जानी अब मंडे को देखेंगे, तो हम मंडे को देखने वाले देखा नहीं जाता नहीं वो फिर, या फिर वो है अच्छा जुमेरात हो गई, हम कब जिम ज्वाइन करेंगे? मंडे से। वो मंडे आके नहीं दे रहा है, ठीक है। या फिर फॉर दैट से बूट कैंप्स एंड ऑल, जान लगा लिया 40 दिन और उसके बाद बोला कि अब मैं जो है एंजॉय करूंगा। इट डजंट गोस लाइक दैट। बेसिकली वी डोंट पेस एंड वी डोंट प्लान आवर लाइव्स। फर्स्ट वी प्लान द थिंग्स एंड देन वी पेस अकॉर्डिंगली। तो हम प्लान कर लेते हैं बट उसको पेस नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी स्ट्रगल एज इंडिविजुअल्स, एज कराचीइट्स, एज पाकिस्तानीज, एज नेशन। तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया अपना, सही है, माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कोई यूनिक बड़े गेस्ट्स आ रहे हैं और तुमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में मैंने देखा है थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हारा जोर है और उनकी स्टोरीज आ रही हैं। पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का टैलेंट है, व्हाट आर द फ्यू ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव नोटिस्ड
कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे डिनाई हुई हों कि तुम समझते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इतने बुरे हालात भी नहीं है, और कुछ चीज़ें तुमने ऐसी बोली होंगी कि यार अबे भाई मैं तो समझता था इतना बुरा नहीं है तो बहुत बुरा है. व्हाट आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस दैट यू वांट टू वॉइस आउट? इट्स अ टफ क्वेश्चन. जो पॉडकास्ट मैंने किए हैं अब तक, वो मैंने कोई सेलिब्रिटी कैसे या उस तरह की कोई चीज़ नहीं बुलाई. बड़े यूनिक लोग हैं. हमारा इट वाज द मोटिव वाज कि जी द अनसंग पीपल. ऐसे ही है. ठीक है, उसमें कुछ हीरोज़ भी हैं, कुछ हीरोज़ नहीं भी हैं, बट दे आर अनसंग. ठीक है, बट उनकी कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. अब आप मुझे बताएं फात भाई, मैं क्या पॉजिटिविटी निकालूँ? आई माइट साउंड अ बिट पेसिमिस्ट, लेकिन मैं क्या पॉजिटिविटी निकालूँ एक बंदे को जो मुझे ये बता रहा है कि मैं रेलवे की तरफ से बॉक्सिंग का कैप्टन था, खेलता था, और अब मैं गधा गाड़ी चला रहा हूँ. क्या पॉजिटिविटी निकालूँ मैं क्या पॉजिटिविटी निकालूँ कि जो बच्चे कतर में जीत के कतर को हरा के आ रहे हैं फुटबॉल में बड़ा मुश्किल है भाईजान. ये अरब्स भी बड़े ज़बरदस्त और तगड़े हैं. आप इनको रिसोर्सेज भी तो इनके पास, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है. कतर उतरते ही आपको और आप पाकिस्तान की रिसोर्सेज का पता लग जाता है. हाँ, वो जब मुझे बोल रहा है कि यार जब हम वापस आए तो हमें उस गाड़ी में भेजा जिस गाड़ी में बकरीद में गाय और बकरे जो है ना लाते ले जाते हैं. क्या पॉजिटिविटी निकालेंगे आप? ठीक है. फिर अच्छा, मैं इवन इन आवर मॉर्निंग शो एज वेल, हम बिकॉज हम लाइटर सेगमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें कभी मैं नाम लेके बता देता हूँ आपको. निसार एक बॉक्सर है, आगा कलीम एक बॉक्सर है, राबिया एक बॉक्सर है, MMA फाइटर्स हैं. ठीक है. नाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट एक होता है जिस्म बनाना और एक होता है अगले का तोड़ना. ये कितना मुश्किल काम है विद डिसिप्लिन. ठीक है यार, आप उनकी कहानियाँ सुने, आपके आंसू ना निकल आए. कोई पराठे बना रहा होता है दिन में, रात में जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है. कोई चाय बना रहा है बेचारा और वो सुबह शाम प्रैक्टिस में लगा हुआ है. क्या पॉजिटिविटी निकालेंगे आप? ये इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान. और ये कहीं ना कहीं वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी हीरो को देख के स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ चेंज होगी उनकी स्ट्रगल से. नहीं हो सकी. हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि द रिक्रिएशनल थिंग्स आपकी सोसाइटी को बहुत बदल सकती हैं. वो लियारी जो कभी द बाबा लाडलाज एंड द गैंग्स और उनके हवाले से मशहूर था, अब वहाँ से रैपर्स निकल रहे हैं. फुटबॉलर्स तो हमेशा से निकलते थे, सिंगर्स निकल रहे हैं. तो एक ये चीज़ मुझे हुई कि अगर तवज्जो दें हमारे हुक्काम इस चीज़ पे कि ये जो नेशन है जिसको आपने लगाया हुआ डिग्री लेने पे, अगर आप रिक्रिएशनल थिंग्स इंजेक्ट कर दें, मार्जिन दे दें, स्पेस दे दें इस कौम को कि वो सिर्फ हैंड टू माउथ अर्न करने के लिए डिग्रियों के पीछे ना भागे, बल्कि मुख्तलिफ जहतों में जाके कोशिश करे वहाँ भी चीज़ें मुख्तलिफ करने की, तो यहाँ ये मुल्क तब्दील हो सकता है. एक टाइम था और वो उस चौक पे गया हूँ मैं, लियारी में. चील चौक नहीं है लेकिन एक जगह है, उसकी वीडियो भी है. वहाँ पे सर काट के एक गैंगस्टर का अगले ने फुटबॉल खेली थी उसके साथ. ठीक है. उसी लियारी में बच्चे अब उस ग्राउंड में दे आर प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. हर क्या मांगते हैं वो? साफ पानी दे दो, बिजली दे दो, रोटी पानी का इंतज़ाम वो खुद कर लेंगे. हमारा मसला ये है कि मेरे और आपके पास जो हुकूमत के ज़िम्मे काम है यार, वो भी तो नहीं दे रहे ना वो. ठीक है, बिजली प्रोवाइड करना है काम, आती है नहीं आ रही. सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है काम, मिलती है नहीं मिलती. ठीक है, ये रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पुल, ये ब्रिजेस, ये मैं बनाऊं? नहीं. या आप बनाएं? नहीं ना यार. ओ भाई, जो बेसिक एमिनिटी है वो दे दो ना. बेसिक, इस कौम को बेसिक चीजें दे दो, ये आपको वो करके देगी आपकी सोच है. ये अरशद नदीम, ये इन्हीं गलियों से निकला है ना. और अरशद नदीम के बाद अभी दूसरा बंदा मेयो, उसने अभी ब्रॉन्ज मारा है. ठीक है, क्या सहूलतें, क्या फैसिलिटीज है उनके पास? नहीं है ना. जब विदाउट फैसिलिटीज ये लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं. एंड माइंड यू, हम चले दीगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे मीडिया पर्सन्स या बॉसेस कहते हैं यार क्रिकेट की बात नहीं करो, दूसरे स्पोर्ट्स की बात करो. नहीं, मैं करूँगा बात. मेरा कौन सा क्रिकेटर जो है, जिसको आप कहते हैं द रिफाइंड, द लेजेंड, जो कि हमारे सिस्टम ने हमें रिफाइन करके दिया है? वसीम अकरम नेशनल टैलेंट, उमर गुल नेशनल टैलेंट, वकार नेशनल टैलेंट, शोएब अख्तर, ओ माई गॉड शोएब अख्तर. मैं एमएच रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में बैठा हुआ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा जो केस रेफ़र लगा हुआ था मैं जाऊं
और मेरी अगली थी, तो मैं 2 सिपाहियों को बात करते हुए सुन रहा था एंड दे वर अमेज्ड। कहते यार वो जड़ा नहीं स्पीड बॉलर, अगला कहते केड़ा, कहते शोएब अख्तर। कहते क्या हुआ है? कहते वो आया हुआ था और उसकी इधर सारे डॉक्टर्स ने चेकअप शेकअप किया है, तो हमारे तो वहमो गुमान में नहीं कि वो बंदा चल कैसे रहा है। हमारे ना इनिशियल आर्मी में ना होता है कि नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए। शोएब अख्तर का ये हाइपर एक्सटेंसिव, शोएब अख्तर की घुटने का मसला, वो फ्लैट फीट पे आप आर्मी में जा नहीं सकते, फ्लैट फीट पे वो 161.3 मार रहा है। यू आर लोडेड विथ सो मच टैलेंट। स्पोर्ट्स ले लें आप, ये यू टेक योर IT थिंग एंड ऑल, ठीक है, इतना लोडेड टैलेंट है। व्हाट डू यू वांट? मुझे याद है बैक इन, आई डोंट नो, एंड मैं तो उस पर बात करूंगा, आपको लगानी सिर्फ अहले तशय्युअ होने की बुनियाद पे एक ऐसे डॉक्टर को यहाँ पे मार दिया था जो कि पाकिस्तान का वाहिद कॉर्निया का गालिबन कॉर्निया सर्जन था, वो मार दिया उसको। सो आई डोंट हैव सिक्योरिटी, आई डोंट हैव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये पता नहीं क्यों यहीं तक महदूद है। मुझे इतनी तकलीफ होती है। माई वाइफ बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर एंड आई टेल हर आई वोंट गो टू लाहौर। कहती डू यू हेट लाहौर? मैंने कहा नो, व्हेन आई गो टू लाहौर आई हेट माई सेल्फ। सेम हियर। बिल्कुल ऐसे ही है। मंजर सोचें आप कह रहे स्टोरी टेलिंग का करके दिखाते हैं। मंजर सोचें, आपकी गाड़ी अंडरपास से जा रही है, अंडरपास के इस तरफ लाइट, इस तरफ लाइट, इधर फूल लगे हुए, उधर फूल लगे हुए, ऊपर से बस जा रही है और उसके ऊपर से ऑरेंज ट्रेन जा रही है और सूरज गुरूब हो रहा है। क्या मंजर है। आइए कहानी चेंज करते हैं। आप जा रहे हैं अंडरपास, यहाँ पे लिखा है फलां को रिहा करो, यहाँ पे पान की पीक पड़ी हुई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नाजमाबाद अंडरपास पे तोड़ा गड्ढा है जो कि है और पता नहीं कब भरेगा, जो भर भी जाता है वो फिर हो जाता है ऐसे ही। उसके आगे पानी है और जैसे आप यूं करके निकले तो आगे जो है एक बस वाला या ट्रॉलर वो रॉन्ग आ रहा है। हाँ। ये सोचें तो हम हमारे अपने मुल्क में रहते हुए हमें जो ना द टेल ऑफ 2 सिटीज मिल जाती हैं। सोराबगोट वाला जो अंडरपास है जो बेसिकली कनेक्ट करता है, आप जब नागन से आ रहे हैं और वाटर पंप तक जा रहे हैं तो रात को 1:30 बजे वो, अच्छा उस पर लाइट्स नहीं है और वहाँ पे गुंडे होते हैं, मतलब वहाँ पे लुटेरे होते हैं। तो बड़े केसेस मैंने सुने हैं, तो पिछले 2-3 साल में सुना है, मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन मेरा एक दोस्त तकरीबन रात को 2 बजे लुटा था वहाँ पे। वो अंदर ताक में बैठे रहते हैं। तो ये हालात हैं जी कि वो अंधेरे में से निकल के जब वो बाहर निकलते हैं तो वो लुटे हुए होते हैं। तो यार मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं नफात भाई, अभी जो ये हुई है ना पिछले मंगल को बारिश है, फंस गया मैं। मज़े की बात यह है कि मैं इस शहर, क्या शायद उस मुल्क का सबसे महंगे अस्पताल से डिस्चार्ज करा के अपनी वालदा को मैं लेके निकला हूँ। 3 बजे से लेके उसके गेट से लेके आगे टाइम मेडिकोस तक मैं 1 घंटा फंसा रहा हूँ। कितना डिस्टेंस है? कुछ भी सेम distance रोड नहीं है। हाँ। कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, सेकंड्स में तय होता है वो। 1 घंटा वहाँ फंसा रहा। वहाँ से आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि डालमिया से पहले जो एक नशेब है वहाँ पे उसने कहा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, कि भाईजान उधर डूब रही गाड़ियाँ। शारा फैसल पकड़ा और शारा फैसल पहुँच के 4:15 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, कारसाज से लेके ड्रेक रोड अंडरपास तक 4 बजे से लेके 10 बजे तक 6 घंटे, 1 घंटा पीछे और 6 घंटे इधर। उसके बाद मंगल से लेके जुमे तक, मंगल बुध जुमरा जुमा, 3 शोज बनते हैं मेरे। इन 3 शोज में हम मुतवातिर सवाल करते रहे, ओ भाई कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार। ये पूरी अलग पॉडकास्ट है, कराची और उसके नाले। मैंने इस पे 2023 में महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नाले तीनों पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, कौन है जिम्मेदार इसका? और आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। किसी भी कराची वाले को जवाब नहीं मिलेगा कि जो पानी खड़ा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, जिसमें गाड़ियां डूबी थी इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जो ख़राब हुई हैं, बाइक वालों की बाइकें ख़राब हुई हैं, गाड़ी वालों की गाड़ियां ख़राब हुई हैं, पानी अंदर गया है, कौन है जिम्मेदार? कोई नहीं। सही बात। हम सिर्फ जब भी आपको इस शहर में रहते हुए कोई कहे ना कि जी मैं फाइनेंशियली फिट हूँ, तो उसको ये मंजरनामा खींच दीजिएगा, उसकी सारी फिटनेस वहीं पे वहीं तेल हो जाएगी। तुमने बात की टूरिज़्म की, तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है माशाल्लाह, और तुम उन लोगों में से हो
कि हम लोग तो भाई सिंपल सी बात है, हम इतने सादा से लोग हैं, खैर सादा तो तुम भी हो, मतलब वो नहीं मेरा, लेकिन ये है कि यार शाम में आते हैं 9 to 5 के बाद जब आते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि भाई बेगम भी बोल रहे हैं निकलना है तो नहीं भाई, खुद ये पैसे पकड़ो, रक्षा करो, ये गाड़ी पकड़ो, चली जाओ। बच्चों को भी हम ये कहते थे, आज भी ये हाल है। लेकिन तुम्हारा ये है कि तुम्हें अगर इंटरसिटी भी ट्रैवल करना हो तो यू ट्रैवल विद ज़ील कि हाँ यार मुझे करना है। तो ये शौक का बैकग्राउंड क्या है और इस शौक ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है जो तुम्हें लगा कि हाँ यार तो यू हैव डेवलप्ड योरसेल्फ पर्सनली एंड प्रोफेशनली? इसका एक बेसिक मोटो है मेरा, दो हैं बेसिकली। एक तो ये है कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है। जब तक घुटने चल रहे हैं और जब तक फेफड़े आपके सांस ले रहे हैं, जब तक टांगों में ताकत है, तब तक घूम लीजिए और सीख लीजिए। यू ट्रैवल एंड यू लर्न। ये पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है। ये पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है, इवन सिंध के अंदर की बात भी हो रही है बॉस। जितना रिच है आपकी सोच है, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरा जो मेरा फंडा है इसका वो ये कि, और मेरी इस पे फड्डे हुए हैं ऑफिसेज में, ठीक है, नहीं हम नहीं दे सकते छुट्टी। मैंने कहा आपके वालिद भी देंगे छुट्टी क्योंकि मेरा हक है वो। क्यों जी, क्यों हक है? इसलिए क्योंकि हमारा तो 9 to 5 नहीं होता हमारा, हाथ भाई कभी तो कुछ पता नहीं लेकिन हमारा कुछ पता नहीं होता, ठीक है। कभी हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां हैं और कभी 50 दिन स्ट्रेट नहीं है छुट्टी। सही है, स्ट्रेट। तो मेरा दूसरा फंडा ये है कि मैं पैदा इसलिए नहीं हुआ कि मैं एक कॉरपोरेट इदारे के सरबराह के प्रॉफिट के भट्टे की ईंधन बनता रहूं। दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवल। मैं काम करूंगा अपना तनदेही से। मैंने पता है ये एक जर्मन औरत से सीखा है। आई वाज इन श्रीलंका और मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, करते करते ना ग्रुप बन जाता है। आई लिव इन हॉस्टल्स, तो ग्रुप बन गया। एक फ़लस्तीनी लड़का था, एक जर्मन, और उसके साथ आना वो स्पेनिश लड़की थी, इंडियन एक दोस्त बन गया रोहित, ही स्टिल फ्रेंड्स, ठीक है। वी यूज्ड टू क्रैक जोक्स इन बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान वॉर। और एक और लड़की थी इंडियन, मंजली करके। तो हमारा ग्रुप बन गया पूरा, एक द यूरोपियंस एंड द इंडियन, एंड देयर वाज अनदर वन फ्रॉम नाइजेरिया। वो जो जर्मन खातून थी ना, इजाबेला, जर्मन्स पागल होते हैं, वर्कaholic होते हैं वो, बट दे नो हाउ टू कैश फ्रॉम देयर वर्कaholicism। तो उसने मुझे सिखाया कि मैं 6 महीना स्ट्रेट काम करती हूँ, स्ट्रेट 6 महीने, नो छुट्टी, जस्ट लाइक अदर यूरोपियंस, उससे ज़्यादा, ठीक है। और मैंने कहा अच्छा, अगर मैं 6 महीने भी काम करूँ तो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं आएंगे कि मैं अगले 4 महीने घूमता रहूँ। कहती आई डोंट डू अ सिंगल जॉब। मैं पहली नौकरी करती हूँ 9 to 5 एंड दैट इज़ वाइट कॉलर जॉब। आई एम अ HR पर्सन। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे मैं एक ग्रोसरी पे काम करती हूँ और मैं उनका अकाउंट्स देखती हूँ। अब आप देख रहे हैं फ्रॉम HR टू वॉचिंग अकाउंट्स। और सैटरडे संडे मैं एक जिम में क्लीनर हूँ। और बड़ी फिट मस्कल डाइट। तो आप सोचें ये। तो कहती है मैं 6 महीने काम करती हूँ और उसके बाद 4 महीने मैं दुनिया देखती हूँ, बिकॉज आई हैव वन लाइफ एंड आई डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ्स। सो मेरी एक ज़िंदगी और मुझे वो देखना है। तो फाद भाई, ये आपसे भी दरख्वास्त है और बाकी जितने तमाम बाकी जो देख रहे हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि किसी कॉरपोरेट के भट्टे की ईंधन ना बने। बड़ा फ़ख्र से कहा जाता था कि ये फ़लाँ साहब हैं, इन्होंने 40 साल सर्विस की है और इन्होंने उसमें सिवाय वीकली ऑफ के कोई ऑफ नहीं ली, कि लीजिए आपका सर्टिफिकेट, अल्लाह हाफिज़, आपके 40 साल की सर्विस के लिए बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा क्या है? इससे ज़्यादा क्या? चलो उसके जितने पैसे बनते हैं वो ले लो फिर। यार, और इस मामले में ना अदर देन बहुत सारे कराची वाले भी बड़े घूमते फिरते हैं, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम सोचते हैं गिलगित की तो 2 दिन तो सोचने में लग जाते हैं कि आए हाय यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। तो बट ये ट्रैवल वाली चीज़ एक्सीडेंटल शुरू हुई। हाँ, ये एक्सीडेंटल शुरू हुई 2015 में। माई बॉस, एंड आई डोंट कॉल हिम माई एक्स बॉस बिकॉज आई एम लर्निंग स्टिल फ्रॉम हिम, तो फरहान मलिक साहब जो हैं,
2015 में सैलाब आए थे चित्राल में, उससे पहले रोहिंग्या वाला इशू हुआ था। तो ही वॉज कि यार तुम जाओ उधर और ये वो, और हमने बड़ी कोशिश की, हम नहीं जा सके। तो फिर सैलाब आया तो मैंने कहा सर वो उधर तो म्यांमार इंडोनेशिया क्या जाएंगे, इधर ही चित्राल सैलाब, तो जाओ। मैं गया उधर कवरेज करने के लिए, ठीक है। मैंने उधर सैलाब आते भी देखा, कवरेज भी की, सारी चीज़ें की। चित्राल इज़ सो अनडिस्कवर्ड यार, नहीं जाते लोग पता नहीं क्यों। और जब मैंने वो रात देखी थी ना वहाँ पे, इट वॉज अ फुल मून, और उस फुल मून में मैं सब कुछ देख पा रहा था। मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि भाईजान अब नहीं रुकना, बस 2015 के बाद से लेके नाउ इट्स 2025। आई हैव डन सो मेनी बेस कैंप्स फ्रॉम थरपारकर, पूरा सिंध, पूरा तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते, क्या एक ज़िंदगी में क्या ही पूरा करना है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा पता है मसला क्या है, मैं ग्रुप लेके कोशिश की, मैं ग्रुप लेके गया, तो मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसका फड्डा हो गया यार मुझसे। वैसे वो बड़ी रिस्पेक्ट करता था, उसका फड्डा हो गया। फड्डा पता है किस बात पे हुआ? कहता है यार उस्ताद अत्तेजिंगर नहीं मिलता, ये हम रागापोशी पे बात कर रहे हैं यार, अत्तेजिंगर ही नहीं मिलता। तो हम ट्रैवल लिटरेट नहीं है हम लोग ना। सही बात है, अकोमोडेट नहीं कर पाते। हाँ नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है। फिर उसका फड्डा हो गया, ऐ तुसी मैनू की चिट्टा पहाड़ दिखाने ले आए हो। मैंने कहा भाई ये रागापोशी है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। कहता है तो सफ़ेद फिर और मुझे उसके बाद इतनी खुशी हुई कि 3-4 साल मुसलसल मेरे साथ ट्रैवल करने के बाद अब वो यूके में चला गया। आखिरी जो उसने मेरे साथ ट्रिप किया ना, वो मुझे लीड कर रहा था, सर वो झील उधर चलें, सर वो उधर चलें। सो हम जब ट्रैवल करते हैं हम पाकिस्तानी, तो हम लग्जरीज बहुत ज़्यादा करते हैं फाइंड, और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं तो नहीं करता। मतलब वी हैव टू लूज आवरसेल्व्स, सबसे पहली बात तो ये है। यू हैव टू लूज योरसेल्फ, यू हैव टू मिंगल अप इन द सोसाइटी। लेकिन इससे जुड़ी कहानियाँ बहुत सारी हैं यार। हम ट्रैवल लिटरेट नहीं हैं, इसलिए हमारे आप देखते रहता है आए दिन फड्डे उठते। अभी ये जो ट्रैवल लिटरेट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपकी ज़िंदगी बचती है। एडवाइजरी थी मत जाओ, बारिश सैलाब सारी चीज़ें। मैं ना 1 साल आई वॉज इन गिलगित, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम KKH। तो KKH से जब कोई वापस जा रहा होता है ना, और कभी आगे कुछ लैंडस्लाइड हो गई, KKH क्या है? कराकरम हाईवे। ओके द कराकरम हाईवे। तो जो मिलाती है, जब आप बाबूसर से नीचे उतरते हैं तो बाबूसर से नीचे फिर आगे आप चाइना बॉर्डर तक तो KKH है। कभी लैंडस्लाइड हो जाती है ना, किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इसी तरह का एक वाकया हुआ था, लैंडस्लाइड हुई थी। अच्छा, अब ये सड़क ये है ना, इस सड़क पे एक ट्रक इधर खड़ा है और कुछ स्पेस छोड़ के एक ट्रक इधर खड़ा है, फिर कुछ स्पेस छोड़ के, तो बीच में स्पेसेस थे। हमारे कुछ ट्रैवलर हजरात थे और वो पीछे पा 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 आगे बढ़ाओ। उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि यार ये जो स्पेस है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे टापते हुए चले जाएंगे ना तो हम निकल जाएंगे। तो सर ऐसा ही एक बंदा यूं टापते हुए जा रहा था, और फिर हुआ ये कि एक जगह जब वो रुका तो ऊपर से, तो वो बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने इतनी स्पेस छोड़ के, उन्होंने वहाँ बारात नहीं करनी थी अपने घरों की। वो ट्रक वाले, वो या फिर जो लोकल थे, उन्होंने इतना स्पेस इसलिए छोड़ा था बिकॉज दे न्यू कि यहाँ से पत्थर आने ऊपर से नीचे। बेसब्री कौम है, ठीक है। ये कलाश में चित्राल में ऊपर शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है, ठीक है। सबने जाना है, घुसना है सबने, ठीक है। अब उनको ना वहाँ पे लोकल समझा रहे हैं कि शाम हो गई है, आप इधर हमारे पास स्टे कर लें। यार इतने अच्छे लोग होते हैं, खुदाई कसम, इतने अच्छे लोग होते हैं, वो अपने घर खोल देते हैं, आप वो खाना देते हैं आपको। तो इसी तरह की एक गाड़ी थी और जीप थी। तो शाम बज गए थे 5:30। तो उन्होंने लोकल्स ने कहा कि सर आप आगे ना जाएं। कहते नहीं अभी तो 5:30 बजे हैं। क्यों? वो ये समझ रहा अगला बंदा कि ये मुझे रोक रहा है, अगली सुबह ये पैसे मुझसे तकाजे करेगा। तो वो ये भी भाग गया लोकल। उसने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी जान की हिफाजत की, आप इधर हो गया। नहीं माना। आपको पता वो क्यों रोक रहा था? वो इसलिए रोक रहा था क्योंकि इन रास्तों में जो नाले चल रहे होते हैं या छोटे छोटे पानी वाटर बॉडीज़ होते हैं,
सूरज गुरूब होते होते वो तेज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनका वाटर लेवल राइज होना शुरू हो जाता है। तो जो आपको जिस पानी से आप आराम से गाड़ी गुजार सकते हो दोपहर 3 बजे, वो गाड़ी उसी पानी में बह जाती है शाम में 6 बजे। नहीं माने, काम हो गया, बह गई। तो अभी जो सारा मामला हुआ है, और अब तो इतने मामला ख़राब हो रहे हैं मौसम को लेके, इतनी एडवर्स वेदर कंडीशंस हो गई हैं, ग्लेशियर कराची वाले तो भाई वैसे भी बहुत बड़े खलीफे हैं, इनको तो कोई समझा ही नहीं सकता। नहीं, कराची वालों से बड़े भी खलीफे बागी पाकिस्तान वाले भी। ऐसे में इसबियत और उसका वो नहीं है कोई बात। नहीं, बीइंग अ कराचीआइट मुझे पता ना कि यार बहुत ऊपर से आते हैं, नहीं, तो यार हमें ज़्यादा पता है। नहीं फाद भाई, जो गिलगिती हैं आप उनमें से पूछें किसी से कि आपको बाकी पाकिस्तान में कौन से लोग पसंद हैं, और तो वो कराची को प्रेफर करते हैं। कराची वाले ट्रैवलर ना बड़े अच्छे होते हैं। जबरदस्त। उनमें एक और बड़ी हमारी ज़बरदस्त कम्युनिटी, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, बोरा बरादरी। यार जितना वो ट्रैवल करते हैं ना बॉस, आपकी सोच है। मुझे एक बात बताएं फाद साहब, आप आखिरी बार ज़ियारत कब गए थे? मैं तो गई नहीं आज तक। हम अच्छा, हमने देखे बीइंग ट्रैवलर, हमने क्या सोचा अभी, यार गिलगित ये पड़ा हुआ ज़ियारत 8 घंटे पे, 8-9 घंटे पे। मैं जब जाता हूँ ना, मुझे ये लोग वहाँ घूमते हुए मिलते हैं, तो इतने, और ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यार। हाँ, बेज़र लोग, ठीक है, बड़े अच्छे लोग हैं, और दे एन्जॉय द लाइफ बेसिकली। तो इनकी जो है कि जी हमने घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें करनी, तो ये बाकियों को भी करना चाहिए। सिंध की बात कर लें, ये थोड़ी दूर आ गया, आप इंटीरियर निकल जाए पीछे से सस्सी टूल प्लाजा से, ठीक है, आपका इतने सारे स्पॉट्स हैं, किंजर लेक हो गया, पीछे हालेजी हो गया, इतनी ज़बरदस्त जगह है। लेकिन यार क्या करें, अब तो हालत ये है कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी बंदा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। मुझे लगता है वो कहने में बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी कहीं कि अपना एक्सपीरियंसेस अगर इन्हांस करने हैं तो 2 चीज़ें करो, एक तो ट्रैवल करो और दूसरा बुक्स पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल करने से आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं, बुक्स पढ़ने से आप वर्चुअली वो एक्सपीरियंसेस लेते हैं। मेरा दिल करता है फेसबुक में जब मैं ये डिबेट सुनता हूँ ना, सिंधी महाजर वाली, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ वालों को उठाऊं और लेके जाऊं और वहाँ एक एक घर में लेके जाऊं। इतने वेलकमिंग लोग हैं, ठीक है, इतने वेलकमिंग लोग हैं कि आपकी सोच है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के तो बेइंतहा ज़बरदस्त है। बस तकलीफ़ वहाँ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि हमारा इतना बड़ा और इतना खूबसूरत मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है ये, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। ये तो मैंने आपको चले 8 घंटे बहुत दूर लग रहे हैं आपको ज़ियारत। कुंड मलिर आखिरी बार कब गए थे आप? 2016-17। इट्स बीन एजेस। हाँ ठीक है, ये रहा 4 घंटे 5 घंटे पे है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हो। उससे पीछे आप सिर्फ सुनते जाएं। कुंड मलिर तो बहुत आगे है, 0 पॉइंट से आपने इधर होना है। उससे पीछे विंदर का इलाका आता है, ठीक है, और उसके लेफ्ट पे आप जाएं तो डाम्ब एक एरिया आता है, रिसेंट बहुत मशहूर हुआ है। हम लोग उस वक्त गए थे जब भी वो मशहूर नहीं था। ऐसी जगह है वो, आपकी सोच है, एक डेजर्ट है, डेजर्ट के सामने एक समंदर बह रहा है, सहरा के बिल्कुल सामने नीले कलर का पानी, और वो लगून है, उसमें डॉल्फिन्स उछलती कूदती हैं, और उसके बीच बीच में कहीं पे सहरा आता है और कहीं कहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। क्या क्या चीज़ें, बहुत आगे चले गए हम। और यार इधर ही चले जाएं, ये जो आपका वो है पोर्ट पे जो हमारा पोर्ट ग्रैंड के बराबर में पूरा मैंग्रोव्स का एरिया है, ठीक है। वो ये सेम श्रीलंका में एक मंकी आइलैंड करके है, $50 लेते हैं वो 2 घंटे के, और आपके पास और यहाँ पे एक बंदा लेके जाता है और वो 3,000 रुपये लेता है। पूरी मैंग्रोव्स की वो बच्चों को सिखा रहा होता है। सच अ ब्यूटीफुल, वहाँ पे कहीं एलिगेटर्स वो श्रीलंका में दिख रहे होते हैं, कहीं मंकी दिख रहे होते हैं। यहाँ का फ्लोरा फौना भी बहुत ज़बरदस्त है, सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ बैठे होते हैं, ऑल दैट। बहुत कुछ है हमारे पास करने के, लिटरली बहुत कुछ है। असल में मुझे पता है क्या लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना चाहिए। हमारे बायसेस और प्रेजुडिसेस जो है ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम, और इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए ही अपना हराइजन एक्सपैंड करने के लिए हमें ट्रैवल करना चाहिए। मैंने जितना भी, तुमने खैर माशाल्लाह बहुत ट्रैवल किया है, मैंने जितना बहुत किया है अपने नौकरी के चक्कर में किया है, या फिर जैसे में ये इसका कुंड मलिर का पता, और मारा फंसे थे हम लोग, और मारे से थोड़ा सा पहले। तो ज़ाहिर है हमारे कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से थे कि यार वो एक दोस्त की गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ के जो बलोच लोग थे इतने वेलकमिंग, हम तकरीबन पूरी रात वहाँ रुके, उन हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, खाने खिलाना दो वगैरह, मतलब हम उनसे डर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें कंफर्ट दिया जब तक हमारी गाड़ी हमें लेने नहीं आई रात में। तकरीबन कोई 8-9 घंटे हमने गुजारे उनके साथ, बट दे मेड श्योर कि वी आर कंफर्टेबल।
तो बायसेस वहाँ टूटे कि नहीं यार भाई, अब मसला सारा है कि आप कहानी सुनते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, इशू हो जाते हैं, तो जब तक आप घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अपना हराइजन एक्सपैंड नहीं करेंगे। इसी तरह जिबूती एक वो जो इथोपिया के साथ जो जिबूती है अफ्रीकन, वो एक जॉब के सिलसिले में वहाँ मैं गया था, तो हम वहाँ के 5 स्टार होटल में रुके, सही अब वहाँ के 5 स्टार होटल, चलो कम से कम आप यहाँ कराची से निकलेंगे तो आपको बाहर जाएंगे ऊबर, या उस ज़माने में 2014 की बात है शायद, तो अब तो खैर वहाँ भी ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, लेकिन जैसे आप अगर 14 में यहाँ से भी निकलते पीसी से और आप टैक्सी में बैठते तो टैक्सी वाला सही आपको मिलता, क्योंकि आसपास सही टैक्सी वाले घूम रहे होते। वहाँ टैक्सी वाला आया तो अंदर बनियान धोती पहन के बैठा हुआ था, सही है, वो उनका अपने लोग सामने खड़े हुए थे और उनको पता है 5 स्टार होटल है। तो मैं जब वहाँ बैठा तो मैंने कहा यार, ये तो मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा यार कराची तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कम से कम एथिक्स कुछ है, क्योंकि कहीं भी 5 स्टार होटल होता है तो उसके बाहर इस तरह के लोग होते हैं। इस तरह पहले था मस्कत में गया था, मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोगों को उर्दू आती है, तो वहाँ का वो जो बलोची ज़्यादातर वहाँ पे वो है ना, तो ऐसे ही उसने हमसे इंग्लिश में पूछा कि भाई वेयर टू गो, तो मैंने कहा दिस इज़ मार्केट, तो मैंने दूसरे बंदे ने उससे रेट तय कर लिया, तो बैठा, मैंने कहा भाई ये बेवकूफ़ बना रहे, बहुत पैसे ले रहा है, तो पीछे मुड़ के बोल रहा है साहब आप फिक्र नहीं करें, जितने पैसे मांगे कमी मांगे शक्ल देख रहा है, शेट क्या हो गया। अरे तो आपने बहुत दूर की बात कर दी, श्रीलंका में लोग जानते हैं वहाँ, क्योंकि वो दुबई वगैरह में काम करते हैं ना। बिल्कुल, अच्छा मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाहिर है, अच्छा इंडियंस, ओ माय गॉड, इंडियंस तो आप मेरा ख्याल से चाइनीज से ज़्यादा फैले हुए हैं। मतलब मैंने जहाँ भी ट्रैवल किया ना, इंडियंस को ऐसे देखा है, मतलब जिबूती जैसे शहर में, जिबूती जैसे मुल्क में आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शॉप्स पे जा रहे हो, तो वो जो चावल हम लोग काम करते थे चावल के एक्सपोर्ट का, तो हम जा रहे हैं तो भाई हर दूसरा दुकानदार, रिटेलर और होलसेलर इंडियन निकल रहा है, सही है, वो हिंदी में बात करनी शुरू कर दी, उर्दू में बात करनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता था उस वक्त कि अगर हम उनसे बात करते थे बॉलीवुड की, क्रिकेट करते, वो ये बोलते थे कहाँ से हो, कराची से हो, अच्छा फिर कराची के बारे में फिर उनको पता है सर क्या दहशत गर्दी और घंटा पता है यार, टेररिस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा दिल करता है, मेरा दोस्त बना था ना रोहित श्रीलंका में, तो मैंने कहा भाई यार तेरा वो उसमें है मर्चेंट नेवी, मैंने कहा यार तेरा शिप अगर कभी गलती से लगे ना पाकिस्तान, मुझे बताइयो भाई, मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तुझे सबसे पहले ये बताऊंगा कि देख तुझे यहाँ पे कितने लोग आदाब भाईजान करते नजर आ रहे हैं, हम ये नहीं करते हैं, नहीं करते ऐसे ही। दूसरा मैं तुझे खाऊंगा, देख तुझे यहाँ पे कितने लोग जनाब कंधे पे रुमाल और आंखों में सुरमा, गले में तावीज और ऊपर एक राउंड टोपी में नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस है यार, बॉलीवुड में कितना स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा, बट दैट्स व्हाई आई लव ट्रैवल। जो लोग करते हैं ना और जिनको पता होता है कि लोग ऐसे नहीं हैं, यार तो फिर उनके जहन में नहीं है फूड का एलिमेंट, जो खास तौर पे किस तरह का फूड खाते हैं। मैं श्रीलंका में कोलंबो था, मैं तो कार्टन होटल, बेसिकली हमारे जो राइस के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनमें से एक बड़ा नाम था, तो हमें टैप करना था उसको, तो मेरा असाइनमेंट था, मैं उनके पास बैठा, बात करनी शुरू की, तो उसने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो अब जाहिर है अब बाहर, उन्होंने कहा फिश सी फूड प्लेटर विल डू, मैंने कहा यस इट विल डू, तो इतनी देर में थोड़ा देर कहता कि ठीक है वो टाइम लगेगा, लेट मी शो यू अराउंड, तो वो होटल दिखाता है अपना, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये इतनी देर में हम किचन में चले जाते हैं। बिरयानी तो नहीं बन रही थी? नहीं, किचन में जाते हैं तो गुजर रहा होता हूँ, तो वहाँ डिस्प्ले पर रखा होता है, तो सी फूड प्लेटर के सामने से मैं गुजरता हूँ इतना बड़ा ऑक्टोपस रखा होता है उसके ऊपर, और अंदर पता नहीं कौन कौन से सी क्रिएचर्स मैंने कभी देखे भी नहीं। तो मैंने उससे कहा इज दिस सी फूड प्लेट दैट वी हैव ऑर्डर्ड, तो बताइए यस, मैंने कैन वी कैंसिल दिस ऑर्डर राइट नाउ क्या कहोगे, मैंने टूना चलेगा, तो लेकिन उसने मेरे सामने वो 3-4 लोगों ने खाया और जिस तरह खा रहे थे मैं देख भी नहीं पा रहा था, बट मैंने कुछ चीज़ ऐसी ट्राई की वहाँ पे, श्रिम्प वगैरह जो कि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किए थे। साउथ अफ्रीका में कुछ इंडियंस मिले, उन्होंने बेसिकली आपका थोड़ा सा कुफल तोड़ते हैं वो कल्चर के हवाले से, तो आप जब फूड ट्राई करते हैं डेफिनेटली कि वो हलाल है, तो आप जब फूड ट्राई करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये बायसेस जो ब्रेक होते हैं ना, मतलब मेरी ज़िंदगी इन चीज़ों ने बड़ी चेंज की है। बहुत दफ़ा जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार ये इशूज़ हैं, ये इशूज़ हैं, कहता है क्या इशूज़ हैं यार, तो पता ही नहीं इशूज़ होते क्या हैं। अव्वल तो मुझे लगता है जिस बंदे ने कराची में ज़िंदगी गुजार ली वो दुनिया में कहीं भी गुजार सकता है यार बस बात ना अब मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट का नाम है कराची में ज़िंदगी कैसे गुजारें पॉडकास्ट तो हाँ बिल्कुल सही बात है। और मेरी बेगम ने मुझे कहा मुझे गाड़ी चलाना सिखाएं। मैं इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो गया कि उसने मुझसे कहा यार आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ से तो कोई नहीं घुस रहा, वहाँ से तो कोई नहीं घुस रहा, अभी पीछे से तो कोई ना मार दे। वो कह रही अगर आप मुझे डांटते रहेंगे मैं क्या ही चलाना सीख लूँगी।
तुम ही चला लो। हाँ, तो उसने कहा कि ये आप लें और सारी चीज़ें। हाँ। तो यस यू आर राइट, लेकिन फात भाई हम तो इसको ऐसा मजाक कहते हैं ना कि यार कराची में इसने जीना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया हर जगह। यार ये कोई जीना है? अल्लाह माफ़ करे। अभी आपने एक बात की थी ना मेहरान वाली, आपने स्टोरी, हमने अपने माइंडसेट्स ऐसे बना लिए हैं, बड़ी चीज़ें चाहिए, सारा बड़ा घर, बड़ा ये वो। यू गो इन तुर्की है, पीपल चूज स्मॉलर हाउसेस बिकॉज उनके नज़दीक बस सोना ही तो है यहाँ। वेरी ट्रू। ठीक है, इवन ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे इतने वर्कहॉलिक हैं कि उनको सिर्फ सोना। हम एक प्लान कर रहे थे अलॉन्ग विद 2 फ्रेंड्स ऑफ आवर्स श्रीलंका जाने का ना, तो उसमें था कि लग्जरी चाहिए, ये होटल। आई वाज लाइक भाई मैं हॉस्टल्स में रहता हूँ, क्या करना है? सही बात है। सोना ही तो है। सो यू नीड अ बंक बेड, ठीक है, और ज़्यादातर में एसीज होते हैं श्रीलंका में, यू हैव टू हैव एसी, ठीक है, और उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता यार। 3,000 एक रात का, जान ले लो अब अगले की, और उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट भी है। ये अलग बात है कि उसमें एवोकाडो टोस्ट होता है, बट जस्ट फॉर द सेक, ठीक है। तो खैर अब सिचुएशन ये है फात भाई कि बस हम जी रहे हैं, अगर तो इसको आप कहते हैं जीना, ठीक है। लेकिन वो एक अजराए मजाक मैं बात करता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था ना, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। वो ये कहना बताना भूल गए थे कि जिस पे राज खुले वो निकले। ये राज भी उसी के साथ चला गया। यार भाई बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन, और ये तो चल सकती है, बहुत लंबा चलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव हेयर कहीं ना कहीं बैक स्टेज भी उनसे बड़ी अच्छी चलेंगे मेरी। तो बिल्कुल ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि कैमरा लगा हुआ और मैं कैमरा बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो तुम्हारे साथ भी ये घंटों चल सकती है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी टाइम की कमी है, हमारे पास भी, ऑडियंसेस के पास भी है। तो उसको दरिया को कूजे बंद करना है, जो कि कोशिश हमने की है। लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आखिर में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि तुमने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, अभी मेरी एक पोस्ट मैंने लगाई थी, एक हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बेपेंदी के लोटे की तरह इधर लुढ़कते रहते हैं। सही है, उन सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी एक नहीं है, स्पिरिचुअली भी थोड़े से वो लगते हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि सिर्फ एक वाहिद बंदे की बात नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो वो है ना, पूरा एक इकोसिस्टम, वो ही थोड़ा सा चलता है सिर्फ इस चीज़ पे कि यार इन्फ्लुएंस, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस करना और एक वैल्यू क्रिएट करने में अब फ़र्क है। अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस तो मैं सिगरेट पी के अपने बच्चे को कर सकता हूँ आराम से, लेकिन वो पॉजिटिव वे में कैसे इन्फ्लुएंस करना वो मैटर करता है। तो इन्फ्लुएंसर हैज़ टू बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड। तो तुमने वहाँ पे कहा था कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म जो है ना, वो जर्नलिस्ट तक ही रहने देना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिससे उनको दूर रहना चाहिए, और किस तरह इन्फ्लुएंस करना चाहिए बीइंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीडिया। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहा है और तुम खुद भी पॉडकास्टिंग में भी हो, तुम्हारा रिलेशनशिप भी रहा है इन चीज़ों से। तो हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? इट्स अ मिक्स बैग ऑफ फ्यू थिंग्स। मैं ना बहुत पहले से ना अपने कुछ जो हमारे, वी लिव इन जौहर, तो हमारे कुछ हमने एक ग्रुप भी बनाया जौहर जर्नोस के नाम से, कि यार हम करते हैं सोशल मीडिया पे ना, बिकॉज वी थिंक कि ये वाली जो काम था ये तो हम कर रहे थे ना, ये तो हम कर रहे थे। इस पे नाक़दीन बिल्कुल ये उठा सकते हैं कि क्योंकि हमने इसको प्रॉपर नहीं किया एज जर्नलिस्ट, हम लोगों की आवाज़ नहीं बने। इस पे सियासी नुक्ता एक तरफ कि जी कुछ लोग एक सियासी जमात की तरफ हो गए, कुछ लोग, हाँ, जर्नलिज्म इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अ ह्यूज थिंग। बिल्कुल, ठीक है, इट्स टॉकिंग अबाउट द पीपल, इट्स टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव, इट्स अबाउट सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो अब वो तो नुक्ता एक तरफ रखिए, लेकिन दूसरी तरफ कि हमने वो चीज़ ठीक की नहीं की, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए, और फिर ये हुआ कि क्योंकि हमने लोगों की बात करना छोड़ दी, हमने ये बात करना छोड़ दी, हमने सवाल करना छोड़ दिया, हम सिर्फ लगे रहे माजरत के साथ, हम लगे फ़लाँ खान, फ़लाँ शरीफ, फ़लाँ ये, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, देयर वाज जस्ट वन टॉपिक, जस्ट वन टॉपिक। लोग तो बोर होंगे ना आपसे, सही बात है, तो लोग हटना शुरू हो गए आपसे। देयर वाज अ टाइम वेयर द न्यूज़ मीडियम वाज कंसिडर्ड एज दी, या उन लोगों को लगता था कि ये वो कैंट क्लार्क बैठा हुआ है, ये मेरी बात कर रहा है, और अभी मुझ पे आफत आएगी, और अभी ये उठेगा और ये अपने शर्ट निकालेगा, नीचे जो है वो
सुपरमैन लिखा होगा वो he'll go और वो मुझे बचा लेगा। दैट क्लार्क, कैंट क्लार्क, क्या नाम है, जो भी नाम है उसका, वो वहाँ उस स्टूडियो से हट गया है और अब वो इस जगह पे आ गया। लोग ये सुनते हैं, ऑल दो कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट ने भी इसका गलत फ़ायदा उठाया, ख़बरों को स्पिन किया और कहा कि फला बंदा 3 दिन में जेल से बाहर, देखिए मेरा वीलॉग। 3 दिन के 30 महीने हो गए। क्लिकबेट्स, ठीक है, तो एक तो ये चीज़ बहुत गलत हुई ऑन आर पार्ट कि जिसने लोगों को दूर किया, उन लोगों को वक्ती तौर पे लोगों से बड़ा करीब किया जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फैंटेसाइज कर रहे थे। बट एट द एंड ऑफ द हुआ ये कि लोगों ने कहा कि यार तुम लोग तो टीवी पे बैठ के जर्नलिस्ट झूठ बोलते हो, हम क्यों ही देखें तुम्हें। हम जर्नलिस्ट, हम वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ करते थे जो लोगों को बता रहे होते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, यहाँ करप्शन हो रही है। एंड आई एम सॉरी टू से कि हम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। हम जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार लेट्स डू फ्री जर्नलिज्म नाउ, और जब हम इस तरफ देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे एक हिजान बपा है, एक तूफान खड़ा है, ये वो फला ढिमका, कोई शोर बहुत। अभी एक वीडियो मुझे किसी ने बताया कि हाँ भाई हैं और वो अपनी बेगम के साथ बैठ के फ्रिज खोल के उसकी सफाई कर रहे हैं और उस पर उसके मिलियन व्यूज़ आए। मैं इसको कैसे डेसिफर करूं, मैं उसको टेक्निकली क्या बताऊं कि उसने ये कितना टेक्निकली ज़बरदस्त काम किया है, कितना अच्छा काम किया है और कितना सिंपल काम किया है। मैं नहीं कर पा रहा इसको आर्टिकुलेट अपने जहन में। हो सकता है बहुत से लोग ये देख के ये अपने जहन में आइडिया बना रहा, हाँ भाई तू नहीं कर सकता आर्टिकुलेट, तू सोशल मीडिया पे काम नहीं करता। हो सकता है सोशल मीडिया चलता ही ऐसा हो, लेकिन सोशल मीडिया क्या आप इंसान का अपनी भी कोई फिलॉसफी होती होगी। जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, जिसपे मैंने जाके नीचे लिखा था यार इसीलिए साहबियों का काम साहबियों को करने दें, वो मेरी उससे 1-2 चीज़ों से पहले भी एक चीज़ रही है ना। उसने एक बार ये वीडियो डाली थी कि मैं एक जगह, पता नहीं वो कोई आईटी का कोई टेस्ट वैस्ट था, वहाँ पे उस वक्त सदर थे आरिफ अलवी साहब, तो उनको आना था, तो उनके आने पे मुझे बाहर निकाल दिया गया और ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो मैंने नीचे आके लिखा, मैंने कहा हुजूर है वाला, जब कहीं प्रेसिडेंशियल मूवमेंट होती है ना, तो वहाँ पे आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है। हाँ, मेरा काम यह है कि मैं इस पे बात ये करूं कि क्या ऐसा होना चाहिए। क्या जब हम बात करते हैं एक निज़ाम की, तो क्या सदर के आने पे आम आदमी को बाहर निकाल देना चाहिए या फला हो जाना चाहिए, ढिमका हो जाना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट टू बी टॉक्ड है, इस पे बात होनी चाहिए। एंड टू मी दिस इज जर्नलिज्म कि मैं बात करूं कि भाई अगर सदर के आने पे ऐसा हो रहा है, या फिर हम बात करते हैं कि सड़क पे कोई प्रोटोकॉल चल रहा है और उस प्रोटोकॉल में आप हमें तो कह रहे हैं कि जी सादा ज़िंदगी गुजारें, आपके आगे 5 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी, इस पे हम बात कर रहे हैं, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं, इस पे आइन क्या कहता है। तो फिर वहाँ से लॉ मेकर्स कहते हैं कि भाई ये तो लॉ में है, ये तो हमें लॉ में कुशन दिया है, हम सिक्योरिटी लेके चलेंगे, इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये लोग इन्फ्लुएंसर्स बात करते हुए करते हैं, मैं यहाँ पे आवाम के लिए निकला हूँ कैमरा लेके दिखाने के लिए और मुझे बाहर निकाल दिया, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उसके नीचे जो उसको फॉलोअर्स है ना, वो कह रहा है सही कह रहा है यार, ये लोग हैं ही ऐसा वैसा ये वो। भाई एक कोई सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उस वीडियो में वो अपने मुंह से कह रहा है मैं 15 मिनट तो लेट हुआ। ये मेरा सबसे बड़ा इशू है, मैं 15 मिनट तो लेट हुआ, ये है मेरा सबसे। आपने मुंह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपने आप को यार। नो यू कांट बी लेट 15 मिनट, यू जस्ट कैन नॉट बी। आप इतने बड़े इवेंट के लिए जा रहे हैं। तो इसमें भी यही हुआ था, इस वाली चीज़ में भी यही हुआ था कि वो लोग ये कह रहे हैं ये क्या बात कर, अभी तो आप कह रहे थे कि इस जमात ने शहर बर्बाद कर दिया, और अभी आप कह रहे हैं कि ये तच्चे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए, अल्लाह पप्पी ले लो इनकी। ऐसे ही है, ठीक है। हाँ चलिए, और यहाँ पे मैं उनको अपने ही रिबटल्स भी दे देता हूँ। वो शायद इसको करके वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये तो काम हमारा था, हम साफ़ी भी तो यही करते हैं ना। और आजकल डिफरेंट चैनल्स दे आर बीइंग डिफरेंट फंडेड बाय डिफरेंट पार्टीज एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई जिसका काम उसको साझे। कमिंग टू द इन्फ्लुएंसर एंड ऑल, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये मार्केट क्या चल रही है, खुदाई कसम। आइए आज आपको दिखाते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये वो चल रहा है यार। मे बी यार हम इस फील्ड के नहीं है। अब आ जाते हैं मेरी फील्ड जो है द जर्नलिज्म, और वो इस इन्फ्लुएंसर
थिंग को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, ये बहुत बड़ा गैप है बात भाई। ये एक बहुत बड़ा गैप है। मार्केट में बहुत कुछ चल ही रहा है ना यार। और भाई आपकी सेल्स में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं, कुछ गुब्बारे बना रही हैं, प्रोडक्ट हर तरह का है ना। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी प्रोडक्ट हर तरह का है, ठीक है। उस बहस में नहीं पड़ते हम कि ये कितना मॉरली अच्छा है, ये मॉरली अच्छा है, मॉरली बुरा, ये डिपेंड करेगा रेगुलेटर्स पे कि वो तहिया करें इस चीज़ का कि अगर एक बंदा है और वो आके गालियां दे रहा है, गेम खेल रहा, गेम चल रहा है और उस पर वो नीचे तेरी मैं ऐसे कर दूं तेरी, तो वो आप जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, वो रेगुलेटर का काम है, ठीक है। कमिंग टू आवर फील्ड, बहुत कम लोग हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में जो पॉडकास्ट जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। मेड बी मंसूर, मेड बी मुजम्मिल, जो कि सीरियस काम कर रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वो जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, उनका तो यार बहुत ही अल्लाह माफ़ करे बहुत ख़राब काम है, ठीक है। बट मंसूर, मुजम्मिल और बाकी हो गए, बहुत बड़ा मार्जिन है अभी भी, बहुत बड़ा वाइड गैप है, शहजाद गयास एंड ऑल, ठीक है। तो वो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर, और बहुत काम हो भी रहा है। लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक। अब बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, दे आर जंपिंग इनटू इट, और अब वो ये काम उन्होंने उठा लिया है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर भी सैचुरेशन हो जाए, बट मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे साइड पे बहुत ज़्यादा है। बट जो आपने सवाल किया था कि ये जो डिफरेंट तरह के आइटम्स आ रहे हैं, अपन तो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, वाह, इससे आगे कभी कर रहा होगा तो कर रहा होगा। बात पता है क्या, लेट्स फिनिश दिस। बात बॉस ये है कि जब ये वाले मॉर्निंग शोज होते थे ना, शादी ब्याह वाले मॉर्निंग शोज होते थे, सुबह सुबह लाल जर्क पर जोड़े दिखा रहे होते थे, मेहंदी मायूं एंड ऑल, तो उस पर अभी भी होते हैं शायद? नहीं, अब नहीं होते। अच्छा। अब एक आध दुक्का होता है, अब वो वाला भाग दौड़ नहीं है। तो उस वक्त लोग ये कहते थे भाई लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे तो चल रहा है, मैं कुछ +16 बात कर लूँ, लोग जो है ना वो एडल्ट वीडियोस भी बड़ी शौक से देखेंगे। पाकिस्तानी तो देखते ही हैं, वो भी चला दो फिर, टॉप नंबर पे है ना हम। हाँ, टॉप नंबर पे होंगे, टॉप 3-4 रिसर्चर्स माशाल्लाह हमारे यहाँ। रिसर्च किस पर हो रही है आप देखें तो चला दे टीवी पे, बहुत रेटिंग आएगी। सो देयर आर सर्टन नॉर्म्स एंड देयर आर सर्टन रेगुलेशंस कि आपने किसको अलाउ किया। और ऐसे लोगों को जब अवार्ड मिल रहे होते हैं, और एक साबुन बनाने वाली कंपनी जब उनको स्टाइल का अवार्ड दे रही होती है, नंबर 1 इन्फ्लुएंसर, माय गॉड, दिस इज लाइक, यार उसने किसकी ज़िंदगी पे क्या इन्फ्लुएंस किया है, सिवाय इस चीज़ के दिखाने के कि आज मेरी बहन जो है वो यहाँ जा रही है, आज चलो हम वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं, आज मेरे पास ये गाड़ी, और उस पर लिख के लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेज्ड एंड अचीव माई ड्रीम्स, जिसपे एक नाड़े वाली शलवार और बनियान पहनी हुई और पीछे एक लैंड क्रूजर खड़ी हुई है। ये है हासिल हसूल, ये है हासिल हुसूल। मैं देखता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ, मेरी उससे अच्छी बातचीत है नादिर की, बड़ा रिगार्ड करता है वो, पीफर पकाओ। हाँ, और वो उसी पुराने इलाके का है जिस इधर से मैं भी हूँ ना, नॉर्थ से। तो मेरी उससे 1-2 बार बात भी हुई। एज एन एंटरटेनर यार वो बहुत ज़बरदस्त, जितना अच्छा वो एक्टर है, अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े टीवी पे जिस वक्त एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो सब की वो नैया डुबो दे। वो प्रैंक करता है तो लगता नहीं है कि वो प्रैंक कर रहा है। लेकिन नादिर भाई पॉडकास्ट ना करें, नहीं करो यार, लग रहा होता है कि सवालात ना आपके नहीं होते। अभी इस वक्त बैठे हैं, सेंसेशनल होता है, इवन नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, आपके अपने सवाल नहीं है, वो आपकी टीम ने आपको दे दिए और आप उस पर सवाल रिसर्च कर रहे नहीं है हैं। आपका, इंडिया के बारे में कुछ बताएं आप। देयर आर सर्टेन वेज टू आर्टिकुलेट एंड इनकलकेट दीज थिंग्स। सही बात। तो जो आप कर रहे हो यार, वो आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो, और उससे आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है यार। आप वो करो, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला। यू आर अ मॉन्स्टर फिगर नाउ डूइंग द प्रैंक्स एंड ऑल। हाँ, उसमें एक चीज़ थोड़ी सी कभी है, मैंने उसको बुलाया भी था एक बार शो में ये, और उससे मैं क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मैंने बुलाया था कि यार ये जो आप प्रैंक कर रहे हो, ठीक है, ये कितने ज़्यादा मॉरली करेक्ट हैं, और इसमें कोई गलत भी। जैसे उनका एक प्रैंक था, वो डीलर बन के बैठे हुए, उसके पीछे एक बंदा, वो बाइक शाइक ले रहा है, क्या ले रहा है, और पीछे से एक बंदा रुमाल बांध के आता है और वो कहता है अबे निकाल 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 निकाल, और उतने में वो पीछे कहता है अबे यार ये मैं पर्ची लाया हूँ, उसमें जो लिखा है वो निकाल। यार अगर वो बंदा जो बैठा है उसको हार्ट अटैक आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही बहुत, या फिर एक उनका प्रैंक है जिसमें ना वो
बात करते करते ना उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, फिर वो ठीक होता है, अगले को पड़ता है, फिर अगले को ठीक हो जाता है, मज़ा बड़ा आ रहा है। लेकिन यार आपको नहीं लगता कि ये माशरे के उन लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है जिनको ये ऑलरेडी है बीमारी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वो है, लेकिन बस ये है कि जिसका काम उसको साजे यार, बस। ये तुमने ये बात बिल्कुल अच्छी की, आई कैन टोटली रिलेट कि इतना ऑब्वियस नहीं करना होता। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या निकालना, तो यू शुड नो द वे टू आस्क। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बारे में कुछ बताएं कि बहुत सारे तरीके हैं, और अगर आपको ये सवाल हर किसी से करना है तो उसके डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पर्सपेक्टिव से क्या आप सवाल पूछ सकते हैं। इनका एक मसला आया था सुनीता मार्शल वाला जो केस था, जो बेसिकली उन्होंने बहुत बिलो द बेल्ट एकदम एक बात की थी। That's why I say leave it to the people who know it How to better. ask and how to Yes. ask questions. You cannot enter into somebody's personal space. क्योंकि देखो प्रोडक्टिव इंक्वायरी होनी चाहिए खास तौर पे, उससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए ना। इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, इससे और इंतशार फैला है बेसिकली। और ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही सवाल किया, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो उनसे मुझे ही पता चला कि यार कैसे लोग ऐसे हैं जिनको अपने सर्कल से निकालना चाहिए, जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डोमेन क्या है, उसमें रहते हुए आप बात करें, सवाल आने चाहिए। और पॉडकास्टिंग काफ़ी दफ़ा मुझे भी होता है कि काफ़ी कुछ ऐसी क्लिप्स लग गई तो काफ़ी लोग गालियाँ दे रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। 50% अगर आपको सराहते हैं तो 50% गालियाँ भी दे रहे होते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस मैटर के लिए स्ट्रगल करने को तैयार हो। क्योंकि मैं ये नहीं चूज़ कर रहा कि क्या ईजी है, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ किस चीज़ पे स्ट्रगल करना मेरे लिए प्रोडक्टिव है। मैं आपको एक बारीक बात बताऊँ, मैं एक स्टोरी करके आया, शादी लार्ज है, थरपारकर से थोड़ा पहले शादी लार्ज करके इलाका आता है। वहाँ पे ना भट्टा मजदूरी बहुत होती है, तो जबरी मजदूरी और ये वो, वहाँ पे आप कैमरा नहीं खोल सकते, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लीव द वर्क टू द पीपल, साफियों करने दें। तो वहाँ पे पहली लर्निंग ये थी कि आप नहीं कैमरा खोल सकते। सो हमने अब तक मोबाइल से बनाया, एक बंदे को मैंने कहा कि यार ज़रा इससे बात करो एंड ऑल। मैं करके आ गया स्टोरी ना, किसी तरीके से कर आके, वहाँ पे बहुत पैथेटिक कंडीशन है, वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें काम कर रही हैं, बच्चियाँ छोटी, जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के मुताबिक जो काम कर पा रहा था वो कर रहा है। एक बच्चा मिट्टी का गारा बना रहा है वो। और मैंने वहाँ पे ना 2 इंटरव्यूज़ भी कर लिए लोगों के, और मैं आ गया। मुझे एक सीनियर ने मेरे समझाया कि यार अब आप ये चलाओगे, अगर आप ये चलाओगे, अब आप तो उनको ये बता के आए हो कि जी हम नहीं, हम तो सिर्फ घूमने फिरने आए, देखने आए हैं, और आपने टीवी पे चलाया, अगर मैं अपने हिसाब से बहुत बड़ी साफत करके आया, अगर आपने ये टीवी पे चलाया, वो इसके मालिक तक पहुंचा, आपको नहीं लगता कि आपने उसकी लाइफ जेपर्डी कर दी? यू हैव टू थिंक दिस डीप व्हेन यू आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे पास कैमरा आ गया, ले एक तो इकरार भाई इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड सीनियर पब्लिक स्पीकर, एंड मेरी भी बहुत, मुझे पता चलता रहता है इकरार भाई कि आप मुझे मैसेजेस भिजवाते रहते हैं अच्छे सराहने वाले। इकरार भाई ने जो काम किया ना, अब सबको इकरार उल हसन बनना है, वो पहुंच जाए ऐसी की तैसी, घुस जाओ अंदर, ये वो। यार आपको पता है उस बंदे के पीछे कितनी रैकी होती है, उसके काम की कितनी रैकी होती है। इलाका पुलिस को, मैं टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ख़त्म, मैं बस आखिरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। एक साहब थे और वो, उनको भी ना बड़ा होकर इकरारुल हसन बनूंगा बहुत शौक था। तो वो आए एक चैनल में, मैं उस वक्त न्यूज़ एंकर था उस चैनल में। वो आए और उन्होंने कहा, अपने प्रोड्यूसर से बोला, पहले ही ऐसा प्रोग्राम क्यों ना करें जिससे थरथल्ली मच जाए, ठीक है। और उन्होंने माइक लिया, कैमरा लिया, और वो पहुंच गए माड़ीपुर ट्रक अड्डे, और वहां पे उनको बस्ट करना था मनशियात का रैकेट। उसके बाद सीधे फायर पड़े भाई पे, टनाटन टनाटन। डायरेक्टर ने उसको क्या चाहिए था, अंधा क्या चाहे, तो आके उसने कहा विंडो खोलो, ब्रेकिंग बनाओ कि जी फला चैनल के ऊपर हमला, आज़ादी सहाफत पे, फला डिमका, ये वो ज़बरदस्त। सो जिस तरह चलता है ना, दे टुक एवरी जर्नलिस्ट ऑन बीपर, ऑन फोन के जी देखिए सहाफत पे कितना बड़ा हमला हो गया और ये सारी चीज़ें। एक बंदा उनको मर्द का बच्चा टकरा गया, मज़हर अब्बास। मज़हर साहब ने कहा, ये तो आप बात ठीक कर रहे हैं, ये बताएं कि आपने इलाका पुलिस को बताया था जाने से पहले? अच्छा ये बताएं हेलमेट पहना है? अच्छा ये बताएं आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है जाने से पहले? प्रोटोकॉल्स तो होता है ना भाई, इसलिए उनको करने दें काम जो जिनको आता है।
चलो भाई, थैंक यू सो मच यार फैसल। Pleasure. और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं। कुछ अगला जब सेशन करेंगे विद मोर स्टोरीज, क्योंकि अब तुमने पॉडकास्ट ही स्टार्ट किया। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you. और यू विल हैव मोर एंड मोर, क्योंकि उनकी स्टोरी से तुम्हारी स्टोरीज जुड़ती है ना, तो तुम्हारे पास जो मवाद आता है वो शायद ही किसी के पास हो। तो आई वुड लाइक टू हैव यू मोर एंड मोर इंशाल्लाह, और जुड़े रहेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमें ज़रूर बताइएगा। फैसल भाई सेलिब्रिटी हैं, बड़े कम मिलते हैं या बड़ी मुश्किल से हाथ आएँ। तो कोई भी किसी किसी में कमेंट है कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि मज़ीद बात की जाए, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे और फैसल भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। बाय।